हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी ये आपके लिए। इसको आप अच्छे से देखिए। इसमें प्रयास किया जाएगा लगभग हर चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए आपको कराया जाए और ऐसा कुछ लेवल दिया जाए कि आपके लिए बहुत अच्छे से हर तरह का लेवल इसमें सेट हो सके। बाकी कोशिश पूरी रहेगी, आप लोग अपना प्रयास करिए। बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं पहले से एग्जाम स्पेशल क्लासेस के रूप में। उसमें मॉडल पेपर्स हैं, मैराथन क्लासेस हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज के रूप में क्लासेस हैं। उन सबको जिन्होंने देखा है, अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो अच्छे से कर ही लेंगे। बाकी आप लोग भी ढंग से, जो नए लोग हैं वो भी अच्छे से सीखें। जितना भी समय है उसको सही उपयोग करें, क्योंकि पास्ट में क्या हुआ उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। और अब से लेकर के एग्ज़ाम तक आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि डर रहेगा तो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो समय अब हम लौटा नहीं सकते जो पहले चला गया। अब आप जितना समय है उसका सही उपयोग करें, बेस्ट यही है। सही रणनीति यही होती है कि जो सही समय आपके पास है, अब बचा है, उसका सही उपयोग, सदुपयोग होना चाहिए और उसमें बिना किसी भय के निरंतर अभ्यास कार्य होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा कर सकें और अपने एग्जाम को बेस्ट तरीके से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके करणीय और घातांक चैप्टर से संबंधित हैं, तो इतने में आपका करणीय और घातांक कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से देखिए। इसमें आपको बोला गया है 1/16 और इस पर आपको घात दी गई है -5/4। तो आपको मालूम है जब ऐसी संख्या होती है तो हमें क्या करना होता है, हम या तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्विच कर दें, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि भाई ये 1/16 है, हमें पता है कि नीचे देखिए -5/4 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं 4 बन जाएगा। ठीक है, एक पर तो कितनी भी घात बनाई जा सकती है, ठीक, एक पर कितनी भी घात बनाई जा सकती है। जैसे हम आपसे बोले कि 1/ हम यहाँ पर लिखें इसको 2, है ना, तो आप ये कह सकते हैं 1/2 की घात 4। 1/16 को ऐसा बोला जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि 1/16 को 1/2 की घात 4 बोल सकते हैं। क्यों, देखिए चेक करिए। 1 की घात 4 तो एक ही रहेगा, एक पर तो चाहे जितनी घात चढ़ा दीजिए वो एक ही रहने वाला। ठीक है, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी ये जो अभी लिखा हुआ है ये वही लिखा है जो अंदर लिखा था, ये 1/16, और बाहर जो ये पावर था -5/4, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए अब यही खास बात होगी कि यहाँ पर जो अंदर बेस में आधार में नंबर आपको दिख रहा है, वहां पर पावर क्या बनी है 4, और पहले से जो पावर दी गई थी उसमें बटे में भी 4 है। तो जब ऐसे 2 पावर एक साथ हो जाते हैं, तो आपको मैंने बताया अगर एक पावर पहले से हो और एक पावर और बाहर आ जाए, किसी संख्या पर 2-2 पावर हो जाए इस तरीके से, तो वो पावर यानी m और n यहाँ पर गुणा हो जाती, दोनों पावर। तो यहाँ भी इसी रूल का प्रयोग करेंगे। तो हम देखेंगे 1/2 पर ये जो 4 है ये लिख लेंगे और गुणा हो जाएगा ये जो -5/4 है इससे, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे कि 1/2 पर जो बचा वो -5 बचा। अब आप क्या करेंगे, -5 को हटाएंगे, तो आपको मैंने एक और रूल समझाया था कि अगर कभी a/b के रूप में कोई भिन्न हो और इस पर कोई भी माइनस में पावर है, जैसे -m, तो इसके भिन्नों के अंश और हर को बदल दीजिए। यानी a/b को आप b/a करेंगे, बस तुरंत ये घात पॉजिटिव हो जाएगी, यानी +m हो जाएगा। तो अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। जैसे ही आप इस आधार की संख्या के अंश और हर को पलट देते हैं, तुरंत उस पर जो घात ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगी, यानी उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/2 पर जो ये -5 है, अगर हम इसको 2/1 कर दें, 1/2 को क्या कर दें 2/1, देखिए यहाँ पर कर दें, तो ये घात जो -5 थी +5 हो जाएगी। ठीक है, अब तो आप जानते हैं 2/1 का अर्थ तो 2 ही हुआ, बटे में 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं किसी संख्या में, तो 2 ही ले लेंगे और 2 पर घात ये 5। अब 2 पर घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 5 बार लिखेंगे तो ये 32 हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मैं एक्सप्लेन करके चीज़ें इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको करना है वहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो गया 32। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ढंग से आपको ये समझ में आ रहा होगा, और रूल्स भी मैं साइड में बताता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है √2 और एक है 3√3। इसमें कहा जा रहा है क्या बड़ा है, कौन सा संख्या बड़ा है। ठीक है, तो अब कौन सी संख्या बड़ी है इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ पर घनमूल। जो भी वर्गमूल होता है इसका मतलब यहाँ पर 2 माना जाता है। वर्गमूल में लिखा तो नहीं होता, कोई भी वर्गमूल ऐसे होता है तो इसको वर्गमूल, जो ये मूल चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर 2 माना जाता है। घनमूल में तो यहाँ 3 लिख दिया जाता है,
इसकी पहचान है। लेकिन वर्गमूल में यहाँ लिखा नहीं जाता, किंतु आप इसको मानेंगे कि यहाँ 2 होता है। ठीक, तो वर्गमूल और घनमूल के चिन्ह में आपको क्या अंक दिखाई पड़ रहे हैं? 2 और 3। इस पे वर्गमूल है, इस पे घनमूल है। 2 और 3 जो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, मूलों के जो चिन्ह है, यहाँ 3 यहाँ 2, इनका लासा लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को बड़ा छोटा बताने के लिए या आरोही अवरोही में करने के लिए तरीका ध्यान दीजिए। ये जो मूल चिन्हों पर संख्याएं लिखी हैं 3 और बाहर ये 2, इनका लासा लेंगे तो 2 तिहाई 6 ही आएगा। आप जानते हैं, इसको करें या ना करें, डायरेक्ट भी आप जानते हैं कि इनका एलसीएम आया 6। तो अब जो एलसीएम आया है उसके बराबर पहले दोनों के मूल चिन्हों को समान करेंगे। जब तक मूल चिन्ह समान नहीं होते तब तक करणी का बड़ा या छोटा नहीं बताया जा सकता। जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर आपका √2 है और ये रूट का 5 है, ये रूट का 7 है, आप कहेंगे ठीक है ये सबसे बड़ा, क्योंकि सबके मूल चिन्ह समान है, सब पर वर्गमूल है। यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई क्यूब रूट में 8 है, क्यूब रूट में 64 है और क्यूब रूट में 216 है, यहाँ सब जगह आप बताएंगे ये सबसे बड़ी, क्योंकि इनके सबके क्यूब रूट है, समान करणी चिन्ह है, इसलिए बड़ा छोटा बताया जा सकता है। जब तक कि समान करणी चिन्ह ना हो जाए बड़ा छोटा नहीं बता सकते। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए जो प्रश्न था वहां पर करणी के चिन्ह समान नहीं थे, तो 2 और 3 का लासा लिया, 6 आया। अब हम सभी करणी चिन्हों को 6 बनाएंगे, 6वां मूल बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर 2 है पहले से, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ पर 2 को 6 बनाएंगे, इस मूल चिन्ह को ही, ये जो चिन्ह है इसी को 6 बनाएंगे, 6वां मूल। जैसे ये वर्गमूल है, ये घन मूल है, यहाँ पर अगर 5 लिखा है तो 5वां मूल है, यहाँ 6 लिख जाएगा 6ठा मूल है, इस तरीके से यहाँ n लिख जाएगा तो nवां मूल है। कोई भी मूल चिन्ह इसी को बोलते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, इनको पहले बराबर करना होगा। अब आप सोचिए अगर हमने 2 में 3 से गुणा किया 6 करने के लिए, क्योंकि लासा 6 आया है, तो जिससे आप गुणा करते हैं अंदर वाली संख्या पर उतना ही घात में लिख देते हैं। जैसे 3 से हमने गुणा किया था 2 में, तो इस पर घात भी उतनी ही चढ़ा दी 3। अब देखिए इस 3 को 6 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो अंदर वाली संख्या पर 2 घात में चढ़ा देंगे। ये रूल है, आप ध्यान रखिए। तो अब क्या हो गया देखिए, यहाँ पर मूल चिन्ह तो 6ठे मूल के साथ बन गया और 2 की घात 3 मतलब 8, और यहाँ पर भी मूल का चिन्ह जो है वो 6ठे मूल से बन गया 3 तिहाई 9। स्पष्ट है कि अब दोनों का मूल चिन्ह समान है और बड़ी संख्या ये है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। इन दोनों में इसी का बदला हुआ स्वरूप ये है और इसका बदला हुआ स्वरूप ये है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है। तो पूछा था कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे कि 3√3 संख्या बड़ी है। ऐसा मत सोचिएगा कि वो तो देखने से भी लग रहा था, नहीं, तब तक नहीं कह सकते जब तक मूल चिन्ह बराबर ना हो। तो क्यूब रूट ये 3 है, ये संख्या बड़ी है। आपसे बड़ा पूछा था, बड़ी हो गई। मतलब अगर आपको ये आरोही अवरोही में कहता तो छोटी बड़ी क्रम में आप व्यवस्थित कर देते। ये सब रूल मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, फिर भी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर ऐसे प्रश्नों को ढंग से देख लीजिए। 3 पर x माइनस 3 पर x माइनस 1 बराबर यहाँ है 18। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? देखिए ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखें, ये 3 की घात x है, ऐसे ही रहने देंगे, माइनस यहाँ पर देखेंगे जब किसी संख्या समान संख्याएं चल रही 3 3, तो इस तरीके का कोई भी पैटर्न हो तो यहाँ पर जहाँ पर 2 घातें जुड़ रही हो या घट रही हो, इसको आप समझिए। जैसे 2 घातें कब जुड़ती हैं, मान लीजिए हम कहें कि 3 पर घात 2 है और 3 पर ही घात मान लीजिए हम कहें कि 5 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये रूल होता है कि जब 2 समान आधार वाली संख्याएं गुणा की जाती है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 पर ये 2 और प्लस 5 जुड़ करके 3 पर घात 7 हो जाएगा। ठीक, तो अगर कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाए, इस तरीके से लिखा मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? उसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 3 पर घातें 2 प्लस में है, मान लीजिए 2 है और 5 है, तो इसका मतलब ये पहले कहीं ऐसा जरूर रहा होगा, 3 पर घात 2 अलग रहा होगा, गुणे में 3 पर घात अलग से ये 5 रहा होगा। जाहिर सी बात है ऐसा अवश्य रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर चीजें समझेंगे। जैसे कि यहाँ है ये ऐसा रहा होगा, देखिए 3 पर x रहा होगा, गुणे में इस 3 पर -1 रहा होगा, तो तभी ये जब जुड़ा होगा तो x - 1 ऐसे आ गया होगा। ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल। गुणे में जैसे करेंगे तो बाद में घातें जुड़ेंगी तो यही आ जाएगा, देखिए ऊपर वाला ही बन जाएगा, और बराबर 18। जिन लोगों को ये नियम समझ में आ गया वो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ऐसा ब्रेक कर लिया तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 3 की घात x यहाँ भी, 3 की घात x यहाँ भी, कॉमन कर सकते हैं 3 की घात x को,
तो यहाँ से 3 की घात x ही था, पूरा हट जाएगा तो 1 बचेगा, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, यहाँ से 3 की घात x वाला हट जाएगा तो केवल ये 3 पर -1 बचेगा और बराबर में 18 है। ठीक है, अब 3 की घात x ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस ये 3 पर -1 है। मैंने आपको बताया था एक और रूल कि किसी भी करनी का ये रूल होता है कि किसी भी करनी और घातांक का नियम है, किसी भी संख्या पर अगर माइनस में घात लगी हो तो उसको 1 में जैसे ही आप लिखेंगे ये प्लस हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 पर -3 है, इसको सरल कैसे करेंगे तो आप पहले 1/2 में नीचे इसको लिखेंगे बटे में तो 3 हो जाएगा। अब ये 1/2 की घात 3 का मतलब 1/8 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, 1 में जैसे इसको लिखेंगे 3 पर -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो 3 पर घात 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 एकम 3 ही, वो 3 पर 1 रहेगा मतलब वो 3 ही आएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही नोट होगा। आप देखिए, आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का 1 और बटे में यही 3। ये मैंने कई बार आपको करना समझाया बेसिक में। आप देखिए 3 पर x गुणे ये कितना हो, 3 में से 1 गया 2, 2/3 बराबर 18। ठीक है, अब इसको ढंग से देखिए, ये चीज़ आपकी जो 3 की घात x है इसको ऐसे रखिए, ये 2/3 जो है उधर भेजिए 18 के साथ। तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 18 के साथ ये 3 बटे में 3 तो गुणे में चला जाएगा, और ये ऊपर गुणे में है तो ये नीचे बटे में चला जाएगा उधर 18 के नीचे। 2 एकम 2, 2 नवा 18। अब आप देख रहे हैं आपका बचा क्या, 3 पर घात x बराबर 9 त्रिक 27 इधर बचा। और ये क्योंकि 3 पर, अब यहाँ देख लीजिए 3 पर घात x बराबर 27, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब क्योंकि ये दोनों संख्याएं के बीच में बराबर है, ये भी रूल आप लोग रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर जब कभी ऐसी संख्याएं लिखी हो कि इधर भी वही संख्या, इधर भी वही संख्या, और यहाँ पर कोई दूसरी घात, यहाँ पर कोई दूसरी घात बराबर लगा हो, तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आधार बराबर है, बीच में बराबर लगा हुआ है, तो m और n यानी ये घातें भी बराबर ले ली जाती हैं। जैसे मैं कहूँ 2 पर घात x है और इधर 2 पर ही घात 5 है, तो आप कहेंगे ये और ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, इसका मतलब x बराबर 5 आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ये रूल होता है, ये सब रूल समझते चलिए, इन रूल पे किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 ये बेस बराबर है, तो इसका मतलब x और 3 भी बराबर होगा, इसका मतलब x का मान 3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर सॉल्व होकर के x का मान 3 आ गया। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रश्न, ये सब प्रश्न आएंगे तो 2 नंबर से कम में नहीं आएंगे। इसके पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो अभी देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। 2 की घात n और उस पर वर्गमूल भी है और इधर है 64। ठीक है, इसमें देखिए आपको मालूम है, मैंने अभी बताया कि वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या पर वर्गमूल है मतलब यहाँ 2 है, घनमूल है मतलब 3 है। देखिए ध्यान से इसको भी समझिए, मान लीजिए x है, x पर वर्गमूल है और x पर ही घनमूल है, तो इसका अर्थ ये होता है कि x पर 1/2 कर देंगे। अगर मूल चिन्ह हटाएंगे तो बटे में इधर घात आ जाएगी। अगर ये क्यूब रूट x है और यहाँ पर इसको घातांक में लिखना, ये तो करणी रूप में है, करणी से घातांक में लिखना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/3 कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर 5वां मूल लगा है x पर, तो हम x पर 1/5 के रूप में लिख देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर x पर n लिखा है तो हम x पर 1/n लिख देंगे। ऐसे होता है। ठीक है, और एक चीज़ और छोटी सी याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो करणी में संख्या ऐसे लिखी जा रही है, यहाँ पर मान लीजिए सपोज मैं 5 लिख रहा हूँ और आपसे कहूँ इस करणी की घात क्या है, तो करणी की घात आप सीधे यही देखेंगे जो यहाँ लिखा है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए लिखा हो ऐसा कुछ और कहे इस करणी की घात क्या है, तो जो यहाँ लिखा है 5 लिखा है तो करणी की घात 5। वर्गमूल में करणी की घात क्या होती है, 2, क्योंकि लिखा हो या ना लिखा हो। घनमूल में करणी की घात, लेकिन करणी की घात अगर पूछा जाएगा तो ओके, ये बात भी कभी हो सकता है पूछ ली जाए, मैंने इसलिए याद आ गया तो बता दिया। बाकी आप लोग स्वयं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आपने जब ऐसा समझा तो इसका मतलब इस वर्गमूल का अर्थ है कि वर्गमूल हमेशा घात में 1/2 के रूप में आता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, ये 2 की घात n अंदर है ही और इस वर्गमूल को मैं बाहर 1/2 के रूप में लिख दूँ, भाई वर्गमूल को घात में 1/2 लिखा ही जा सकता है, लिख दिया, बराबर 64। अब आप देख रहे हैं ये 2 पर, अब ये दो देखिए घातें आपस में गुणा हो रही, वही रूल जो अभी मैंने बताया था, जब एक घात हो और साथ में दूसरी भी घात हो तो क्या होगा, ये दोनों घातें गुणा हो जाती। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दोनों घातें आप गुणा करेंगे ऐसे,
बराबर में ऐसे रखिए। अब देखिए ये 2 पर घात चल रही तो इसको भी हम 2 की घात के रूप में 64 को भी बना लेंगे। ये n का गुणा ऊपर होगा, n एकम n रहेगा और नीचे तो 2 ही ये चलेगा, और इसको हम 64 को कह सकते हैं 2 की घात 6। देखिए आप जानते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 ही होगा। तो अब दोनों तरफ के बेस बराबर, आधार बराबर है, तो ये जो घाते हैं इनको भी हम बराबर कह सकते हैं। यानी अब n/2 बराबर 6 ले लेंगे तो ये बटे 2 उधर 6 के साथ गुणे में हो जाएगा, तो आप कहेंगे n बराबर 6 दूनी 12। इस प्रश्न के लिए n का मान 12 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसी प्रकार से अप्रोच लगेगी और आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे ढंग से कैसे करना है, क्या करना है। नेक्स्ट रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान दीजिए। प्रश्न तो इनके अंदर इनसे और छोटे आ सकते हैं, बहुत आसान आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल्स जिनको मालूम है वो कोई दिक्कत उनके लिए नहीं हो सकती। अब देखिए अगला प्रश्न है 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात -2 प्लस 2 की घात -3, इसका मान बताना है। तो बस अब देखिए 2 की घात 3, इसका अर्थ तो सीधा हुआ कि 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 2 मतलब 4। ये आप देख रहे हैं तब तक नहीं सरल कर पाएंगे जब तक कि ये कोई संख्या पर माइनस हो। अभी बताया मैंने, उसको जैसे ही नीचे ले जाएंगे 1 में वो प्लस हो जाएगा। जैसे 3 पर -2 है तो आप इसको ऐसे लिखें 1/3 पर, तो +2 हो जाएगा, और 3 3 9, इस तरीके से सरल होता है। तो ये भी जैसे ही आप इसको नीचे ले जाएंगे +2 हो जाएगा, है ना। इसको भी जैसे ही बटे में 1 में लिखेंगे +3 हो जाएगा। अब आप देखिए 8 + 4 प्लस 1/2 दूना 4 प्लस ये 1/8, है ना। इसको आप देखिए इनका सब का लासा आप लेंगे, क्योंकि जब भिन्नों को तब तक नहीं कर सकते सॉल्व। अब देखिए 8 4 12, पहले इसको कर लेते 12 1/4 1/8। अब 4 और 8 और इसके नीचे 12 के नीचे /1 मान लेते हैं। अब मालूम है लासा सबका, इस 4 को भी 8 बना सकते हैं, इस 1 को भी 8 बना सकते हैं, तो 8 ही बना लेते हैं। हर बराबर किए बगैर इनको जोड़ा नहीं जा सकता। तो हर बराबर करने के लिए ये जो आपका देख रहे हैं 12/1 आया है, इस वाली संख्या में हर बराबर करने के लिए 1 को 8 करने के लिए 8 से करेंगे तो ऊपर भी 8 से करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये आपका 1/4 था, इस 1/4 को भी 8 बनाएंगे, तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो अपने आप में 1/8 है ही, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब सबका हर 8 हो जाएगा, देखिए हर में सभी के साथ 8 हो जाएगा। ये 12 × 96 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस ये 1। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 96 2 98 99 99/8 इस प्रश्न का आंसर हो गया। कटेगा अब ये है नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। बहुत जगहों पर मिश्रित भिन्न में ऐसे लिखा होगा, तो 8 को आप ऐसे 99 से ऐसे भाग कर देंगे, तब भी आप आगे इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 8 × 1 = 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा 9 8 दूनी 16 3 बचेगा 12 सही 3/8 भी लिख सकते हैं, 12 सही 3/8 भी इसको कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि किसी भी रूप में लिखा मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको कर पाएंगे। ठीक, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, x पर घात में b + c और बाहर b - c इंटू x पर c + a और बाहर c - a इंटू x पर a + b और बाहर a - b, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात होगा। हम जान रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या पर जब 2 घातें हों, एक अंदर भी और एक बाहर भी, तो दोनों घातें ऐसे गुणा हो जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ 2 घातें हैं, x पर b + c भी है, इसको ब्रैकेट लगा के लिखिए, और इंटू ये जो बाहर b - c, इसको भी ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए। दोनों घातों को एक साथ गुणा करके x पर लिख दिया, और ये जो डॉट लगा है, डॉट कहीं लगा आए तो समझिए वो मल्टीप्लाई है, गुणा है। डॉट का मतलब होता है गुणा। ऐसे ही x पर देखिए ये c + a लगा हुआ है, और गुणे में ये बाहर वाला c - a हम बोल देंगे इसको। ठीक है, फिर बाहर ये वाले x पर आप a + b है ही अंदर, और बाहर a - b एक साथ लिख दिया।
अब आप देखिए ध्यान से, तो आपको तुरंत एक आइडेंटिटी, एक सूत्र याद आ रहा होगा कि कहीं भी a प्लस बी, ए माइनस बी ऐसा दिखे तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कर सकते हैं। दोनों पर वही चीज़ प्लस में, वही चीज़ माइनस में ब्रैकेट में हो तो उन पर वर्क करके ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसका मतलब हम इस पर लिख सकते हैं, इस x पर b प्लस सी बी माइनस सी, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल देखिए इसी तरीके से आप इसको समझिए। अगर यहाँ पर b प्लस सी है और b माइनस सी है तो हम इसको b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इंटू यहाँ पर देखिए c प्लस ए सी माइनस है तो हम c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको कह देंगे, इंटू यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ तक पहुँच गए। तो अब आप देखिए अब क्या होगा, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये दिखेगा कि भाई सभी संख्याओं में इंटू ये डॉट लगा, मतलब ये गुणा है, मैंने बताया आपको। तो गुणे का अर्थ ये होता है जब संख्याएं गुणा होती जिनके आधार समान हो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो जब आधार समान होता है तो सभी घातें जुड़ जाती हैं गुणा करते समय। अभी मैंने बताया था कि a पर घात m गुणे a पर ही n गुणे a पर ही कुछ और हो p, कितनी भी संख्या है तो a को ऐसे लिख के सबको जोड़ दीजिए, m n p सबको जोड़ दीजिए। तो ठीक इसी तरीके से x लिख करके इन सबको जोड़ देंगे तो ऊपर क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस में ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब जुड़ गए। देखिए तो अगर हमने ऐसा कर लिया तो आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी कि आप ये बी स्क्वायर प्लस का और यहाँ बी स्क्वायर माइनस का, ये सी स्क्वायर माइनस का, ये सी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, उतना ही माइनस उतना ही प्लस, सब कुछ कट गया, कुछ बचा नहीं, जीरो बचा। जब x पर घात जीरो बचा तो इसका मान 1, क्योंकि किसी भी संख्या पर घात जीरो हो तो उसका मान 1 होता है, ये भी एक रूल है। जैसे मैं कहूँ 3000 इतनी बड़ी संख्या लिखी है 30,000 समथिंग और घात जीरो, तब भी मान 1। घात जीरो किसी भी संख्या पर हो मान उसका 1 होता है। तो यहाँ पर x पर घात जीरो है तो इसका मान 1 हो गया। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये प्रश्न भी 2 नंबर के लायक है, जब आएगा तो 2 नंबर में ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, a बटा b और बाहर है इस पर x माइनस 1 बराबर, इधर है b बटा a और इस पर है x माइनस का 3 घात में, तो x बताना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अभी मैंने एक रूल बताया कि भाई अगर ऐसे दोनों तरफ बेस बराबर हो, घातें अलग अलग हो तो उनकी घातें भी बराबर हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि बेस बराबर हो, आधार वाली संख्या बराबर हो, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ a बटे b है तो यहाँ b बटे a है। ठीक, तो फिर मैंने एक और रूल बताया था कि अगर एक बेस हो जिस पर कोई घात है, मान लेते हैं कि माइनस m है, तो या प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, इसको जैसे b बटा a करेंगे तुरंत ही ये प्लस हो जाएगा, मतलब घात बदल जाएगी। अगर ये माइनस नहीं प्लस वाला हो तब भी b बटा a करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। जैसे ही हम अंश और हर का बदलाव करते हैं तो घात पर जो संख्या है उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक इसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे a बटा b, इसको ऐसे ही रखते हैं x माइनस 1 बराबर, इसको b बटा a को भी हम a बटा b कर देते। देखिए हमने पलट दिया, इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर लेके चले गए ऐसे। तो ऊपर जो ये x माइनस 3 है इसके आगे माइनस आ जाएगा। तो 2 संख्या है तो ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। एक संख्या होती केवल x होता तो हम बस माइनस x लिख के छोड़ देते, केवल 3 होता तो माइनस लगा देते, लेकिन क्या है यहाँ 2 संख्या थी तो ब्रैकेट लिख के बाहर माइनस कर दिया। ठीक है, बात वही, देखिए जो लिखा था वही लिखा है, उसके आगे माइनस हो गया क्योंकि हमने इनके अंश और हर में परिवर्तन किया तो ये चिन्ह बदल गया, माइनस का हो गया। अब आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी वही आधार, यहाँ पर भी वही आधार, ये बिल्कुल इस नियम को फॉलो करने लगा। आधार समान हो गया तो अब घातें अलग हैं तो कोई फर्क नहीं, घातों को बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ की घात x माइनस 1 और यहाँ की घात माइनस x माइनस का 3, इसको बराबर लिख सकते हैं। x माइनस 1 बराबर, अब देखिए ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए x एक तरफ करिए तो ये वाला x इधर ले आइए, इधर पहले से ये x है ही, ये वाला इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर आके प्लस, उधर पहले से 3 है और ये माइनस का 1 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा।
तो ये देख रहे हैं x और x मिलके हो गया 2x और बराबर में 3 1 4। तो अब x निकालेंगे तो ये 2 उधर जाके 4 के नीचे बटे में हो जाएगा, 4 के नीचे 2 बटे में, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब x बराबर 2 आपका आंसर हो गया। ये उत्तर आपका आ गया, प्रश्न ये लग चुका है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे ये प्रश्न कैसे लगा। जिनको नियम अच्छे से पता है वो आराम से इनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 2 पर है 2x + 4 घात में बराबर, इधर है 16 और 16 पर है x। तो इसमें तो आसान प्रश्न है, क्योंकि देखिए 2 पर 2x + 4 ऐसे रहने दीजिए, 16 को हम 2 की घात 4 कहते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे 4 बार में, और बाहर ये x था, इसको रहने दीजिए। 2 पर देखिए 2x + 4 है ही, ये 2 पर 4 और x 2 घातें हो गई। अभी कई बार मैंने बताया कि जब 2 घातें हो एक साथ तो वो घातें क्या होती, गुणा हो जाती हैं दोनों। तो यहाँ पर घात 4 और x आपस में गुणा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब इस समय दोनों तरफ के आधार समान हैं तो घातें भी समान होंगी, यानी कि 2x + 4 को बराबर रख सकते हैं इस 4x के। अब कोई दिक्कत नहीं, x एक तरफ कर लीजिए, 4 इधर रहने दीजिए, इस x को उधर ले जाइए, तो उधर पहले से 4x है, उसके साथ ये माइनस का 2x हो जाएगा। 4x में से 2x गया, 2 ही x बचेंगे, इधर 4, ये 2 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा बराबर x, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से x बराबर 2 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो मुझे आशा है कि आप इस सब सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे। नेक्स्ट, क्यूब रूट में 32, घनमूल में 32 और इधर 2 की घात x। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए घनमूल का मतलब अभी मैंने बताया घात में 1/3, तो आप लिख सकते हैं 32 पर 1/3। घनमूल चिन्ह का मतलब घात में 1/3 और ये 2 पर x। 32 को भी 2 के रूप में बना सकते हैं, हमें पता है 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार 32 ही होता है, और बाहर 1/3 है, बराबर में 2 की घात x। अब ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी जब 2 घातें आपस में होती हैं। अभी कई बार ये नियम हो चुका, तो अब आप ध्यान से समझ रहे होंगे कि ये गुणा हो जाएगा, है ना। अब इसी के आगे देख लेते हैं, ये 2 की घात कितना आएगा, 5 एकम 5/3 बराबर यहाँ 2 की घात x। अब आप देखिए दोनों तरफ के आधार बराबर हैं तो घातों को भी बराबर लिख सकते हैं, मतलब हम इस x को 5/3 सीधा बोल देंगे आराम से। हो गया आंसर, x का मान बताना था, 5/3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ से। मुझे आशा है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे होंगे, पहले से भी जानते हैं। 256 की घात में है 0.16 गुणे 16 की घात में है 0.18, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ 16 है ही है, इसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये 16 की घात 2 होता है 256। 16 गुणे 16 256 ही होता है। आपको मैंने 1 से 30 तक याद करने के लिए कहा है वर्ग, तो आपको मालूम है कि 16 की घात 2 करेंगे तो 256 आ जाएगा। ठीक है, और बाहर ये 0.16 गुणे ये वाला भी 16 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब तो जब दोनों के बेस समान हो गए तो करना क्या, यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, बस यहाँ 16 पर घात 2, एक ये है और एक 2 घातें हैं। जब 2 घातें होती है तो क्या होता है, वो आपस में गुणा हो जाती है। 2 और 0.16 का गुणा हो जाएगा दोनों घातों का, फिर गुणे में इसको आप ऐसे ही लिखिए अभी। ठीक है, अब ये 16 है ही और ऊपर ये 16 दूना 32 आ जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव है तो 0.32 गुणे ये वाला 16 पर 0.18। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दोनों के आधार समान हैं, तो जब आधार समान होता है तो उनकी घातें जब उनको गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, अभी मैंने बताया। तो ऐसे ही आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 0.32 और 0.18 को जोड़ना होगा। ये घात और ये घात जुड़ जाएंगी तो आएगा क्या, 16 पर 0.32 दशमलव, देखिए 0.32 0.18 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 1 5.0, इसको हम बस सिंपली 0.5 कह लेंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता, तो 0.5 कह सकते हैं, 0.5 या 0.5। तो इसको देखिए ये दशमलव अब हटेगा जब, तो नीचे क्या आएगा भाई, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाइए नीचे 1 बढ़ा के 0 आ जाएगा।
भाई जहाँ दशमलव उसके नीचे 1 और 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। 0.5 को 1/2 कहा जा सकता है, तो यानी 16 पर घात में 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 16 पर घात में 1/2 आ चुका है, तो आप आराम से जानते हैं 1/2 किसी पर घात का मतलब क्या होता है कि वर्गमूल। वर्गमूल लगा दीजिए, वर्गमूल का घात में लिखा ही जाता है 1/2, तो 1/2 लिखा है, हम 16 को वर्गमूल लगा देंगे, तो 16 का वर्गमूल 4, ये उत्तर हो गया। भाई मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या पर वर्गमूल लगा हो तो उसको 1/2 घात कहते हैं, तो 1/2 अगर घात में लिखा तो इस पर वर्गमूल लगा सकते हैं। किसी संख्या पर घात में 1/2 का अर्थ ही है कि उस पर वर्गमूल। ठीक है, ध्यान रखें। तो इस तरीके से 16 पर वर्गमूल हो गया और उसका आंसर 4 आ गया, तो ये प्रश्न भी लग गया। इस प्रकार से आपके ये 10 प्रश्न करणी और घातांक से संबंधित लग गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को करते हैं। अब आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न और लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए और समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जब ऐसे प्रश्न आए कि उस छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको किसी संख्या में गुणा करे तब वो पूर्ण वर्ग बने या पूर्ण घन बने, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग बनने के लिए बात कर रहा है कि क्या करें कि किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो पहले आप क्या करेंगे, 6075 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, लासा विधि जो आप लासा लेते हैं तो उससे आप करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसमें आप जब गुणनखंड कर रहे होंगे तो आपको मालूम है कि ये 3 से या 5 से कटेगा, क्योंकि पीछे 5 है तो 3 से चेक करते हैं। 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 तीनों 25 15, हाँ 3 से कट जा रहा है, 3 दूनी 6, फिर ये 0 और फिर 3 दूनी 6 एक बचा, तीनों 25 15। अब ये आपका देख रहे हैं, फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 6 18, 2 3 7 21 और तीनों 25 15। फिर 675 है तो देखेंगे ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तीनों 25 15। फिर आप देखेंगे तो फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, तीनों 25 15। अब ये देखेंगे तो अब ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, तीनों 25 15 और 5 से फिर 25 और 5 एकम 5। जब आप इसके फैक्टर कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों में कि ये पूर्ण वर्ग कब बनेगा, तो आप देखते हैं कि आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार 3 आया और 2 बार आपका 5 आया। तो अब आप ये देखना होता है कि पूर्ण वर्ग संख्या तभी मानी जाएगी जब सबके जोड़े बन जा रहे हो। जैसे मान लीजिए इसका जोड़ा बना, इसका बना और इसका बना, लेकिन ये वाले 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जा सकता है, या तो एक और 3 होता, उसका भी जोड़ा बन जाता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, या फिर ये 3 ना रहे। तो ये प्रश्न 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पूछा गया किस संख्या से इसमें गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अगर एक और 3 से गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। भाई एक और 3 से अगर यहाँ गुणा करेंगे तो 3 और 3 पास में आके इसका भी जोड़ा बन जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और या अगर ये प्रश्न ऐसा पूछता कि किस संख्या से भाग करें, तो जैसे ही हम इस पूरे को बटे 3 करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो भी बाकी सबका जोड़ा बना हुआ तो भी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये प्रश्न दोनों भाषा में पूछा जा सकता है। अगर वो बोले किससे गुणा करें तो आप देखें जो कम पड़ रहा है उतना बढ़ा दीजिए, मतलब एक बार 3 और हो जाता। देखिए यहाँ पर अगर एक बार 3 और हो जाता, ऐसे देखिए ये भाई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार था, 5 बार था ही ऊपर, इसमें एक बार और 3 अगर कर दिया जाए तो देखिए इन सब का पेयर 3 का भी बन जाएगा और पीछे ये 5 का तो बना ही हुआ है ना। तो आपको ये सब करके अब नहीं दिखाना, अब आप समझ गए होंगे कि एक 3 से अगर और गुणा हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बस आपको केवल इतना ही बताना है कि अतः 6075 में यदि 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिख दीजिए यहाँ पर, यदि संख्या 6075 में 3 से गुणा करे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है। कुछ इस टाइप से पंक्तियां हो रही है, जैसे मान लीजिए कि ये वर्गाकार जैसा कुछ है कि भाई ऐसे ऐसे पंक्तियां बन रही हैं, ऐसे कोई पंक्तियों में सेना नायक उनको खड़ा कर रहा है, कुछ इस टाइप का वर्ग जैसी संरचना। आप देखते ही हैं जब कॉलेज या स्कूल में लाइन लगती है प्रेयर के लिए, तो उसमें भी बच्चे जब खड़े होते हैं तो एक लाइन, बराबर लाइनें खड़ी होती हैं लगभग, तो एक वर्ग जैसी संरचना या आयत जैसी संरचना
तैयार होती है। तो यहाँ पर वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो वर्ग की विशेषता क्या होगी, इधर जितने होंगे इधर भी उतने ही होंगे, मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग होंगे, तभी वो वर्ग बन पाएगा। ठीक बात है। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग बनवाता है और बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। मतलब वर्ग तो बन गया, वर्ग की रचना हो गई, लेकिन अभी भी पता चला कि नहीं 60 जवान और बच गए जो कि वर्ग में नहीं शामिल हो पाए, यानी उन पंक्तियों में नहीं आ पाए, जो किनारे बचे रह गए। तो उसे जब ये पता चला तो फिर बोला गया कि उसके पास कुल 8160 जवान थे, कुल इतने थे, लेकिन 60 जवान बचे रह गए। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि जवान या जवानों की संख्या, उन जवानों की संख्या जो वर्ग में शामिल है, जो वर्ग में शामिल है, तो वो कितने होंगे, जो वर्ग में शामिल। कुल इनके पास इतने थे 8160, उसमें 60 बचे रह गए, हटा दीजिए, तो 8100 जवान ऐसे हैं जो ये वर्ग में खड़े हैं, यानी इस तरीके से खड़े हैं पंक्ति में। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि 8100 जवान ही पंक्तियों में है, 60 नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में नायक ने कितने जवान खड़े किए। तो बस ऐसे प्रश्न में इसका वर्गमूल निकाल दिया जाएगा 8100 का, बस। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है और 2 जीरो का 1 जीरो होगा, आप जानते ही हैं। तो 9 और 2 जीरो, ये 90 आप लिख दीजिए, ये उत्तर हो गया। वर्गमूल निकालना आपको आता भी, अगर आप चाहें तो लासा लेकर के फिर वो गुणनखंड बना के 2 2 के जोड़े बना के, नहीं ऐसे वर्गमूल तो सामान्य होते हैं भाई। 9 9 81, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 2 जीरो से 1 जीरो, 90 हो जाएगा। अब आपको मालूम है, देख लीजिए 90 गुणे 90 करेंगे तो भी तो 8100 ही बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 90। इस प्रश्न का आंसर हो गया, उसने प्रत्येक यानी उस सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में 90 90 जवान खड़े किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, मैंने आपको 6 अंकों का कराया ही था, 5 अंकों का भी देख लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या पहले आप मान लीजिए, लिख लीजिए जो होती है, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी उतनी बार 9 ले लिया जाता है। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब पूर्ण वर्ग संख्या बतानी तो वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल के लिए इधर से जोड़े बनाएंगे, इस तरफ से इधर से जोड़े बनाते चले आएंगे, 2 ही जोड़े बन पाएंगे, इस 9 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। फिर क्या करते हैं, अब प्रक्रिया ये होती है वर्गमूल निकालने की कि भाई 9 है तो आप अगर 2 से करेंगे तो 2 ही बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4। 3 से करेंगे तो 3 ही बार ले जाएंगे, 3 3 9। 4 से करेंगे तो 4 ही बार ले जाएंगे, 16। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, यही हमको ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, रूल देखिए, और 3 3 जो हुआ वो उसके नीचे लिखेंगे, और ऊपर भी एक बार यहाँ 3 नोट करेंगे, आंसर के लिए ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होती, इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, 3 3 6, और यहाँ तो ये 9 में से 9 गया खत्म। फिर पूरा का पूरा पेयर यानी ये जोड़ा उतरेगा हमेशा, 99 को नीचे लाएंगे। अब हम ये जो 6 आया है, आगे की प्रक्रिया देखिए, 6 के बाद जो भी लिखेंगे उसी को नीचे भी लिखना पड़ेगा। जैसे हम 6 के बाद 1 लिखते हैं तो 1 ही नीचे लिखना पड़ेगा, तो 61 एकम 61। 6 के बाद 2 लिखते तो नीचे भी 2 लिखना पड़ता, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124 बड़ा हो जाता है 99 से। तो 1 ही बार जाएगा, 1 बार ले जाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे 1 1 यहाँ भी और 1 ऊपर भी लिखेंगे। तो 61 एकम 61। अब देखिए 9 में से 1 गया, 8 बचा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 38 ये बच गया। अब हम फिर से ये जो जोड़ा बचा है पेयर, इस पूरे पेयर को कॉपी करेंगे नीचे 99 को, ये कर दिया। अब हमारा कार्य फिर वही होगा, इधर वही प्रक्रिया होती, इधर सब जोड़ लिया जाता है, 61 और 1 62 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि अगली प्रक्रिया यहाँ करनी है। अब कार्य ये होगा कि 6 और 2 तो है ही, जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं 1 लिखूंगा तो 1 ही बार ले जाऊंगा, तो 621 एकम 621 ही आएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 ही बार जाएगा, ये भी छोटा होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तरीका यही होता है, ध्यान दीजिए तरीका क्या चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ 4 लिखूंगा, जैसे 6 2 4 है तो 4 ही जाएगा, तो मैं 5 बार चेक करके देख लेता हूँ। यहाँ था, सॉरी यहाँ पर था 62, 5 बार में पहले चेक कर लिया जाए। 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 6 30 और 1 31। ठीक है, ये अभी छोटा है, 6 बार जाएगा, यानी कि 6 और 2 यहाँ है ही, 6 बार में चेक करते हैं। इधर 6 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, 6 4 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 4 36 1 37,
3756। आई थिंक ये ठीक है। अब क्योंकि अगर 7 बार ले जाएंगे तो 7 छंग 42, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 6 ही बार जा रहा है, तो 6 यहाँ और 6 यहाँ लिख करके, ऊपर भी 6 लिख करके 6 बार ले जाएंगे तो 3700 कितना आया 56। ठीक है, अब इसको जरा आप माइनस करिए। यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 7 गया 1, 143 बच गया। ठीक है, अब यदि आगे तो कुछ बचा नहीं, अब फाइनल स्टेप पे आ गए हैं। अगर ये 143 ना बचा होता तो आपको मालूम होता कि ये पूरा पूरा कट गया होता। अगर ये ना बचता तो पूरा पूरा कट जाता और वो संख्या पूर्ण वर्ग होती। लेकिन यही ऐसी चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, जो बच गई है, तो इसी को बस माइनस कर देंगे। 9 9, ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिया था, इसमें से ये आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो आप 9 9 5 बार लिख करके इसमें से 143 माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 9। इसका मतलब 99856, ये आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कैसे करना है, कैसे प्रोसेस है। मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का। फिर देखिए आगे बोला गया है कि संख्या है 64 43 27 और 29, ये इतने अंक हैं और बोला गया इसके वर्गमूल में, अगर हम वर्गमूल लें तो उसमें कितने अंक दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं कि भाई 121 का वर्गमूल करते हैं तो 11 आता है, तो इसमें 2 अंक दिखाई पड़ते हैं। और आपको मालूम है कि 121 में एक ये जोड़ा बनेगा और एक अंक ये बचा रह गया, तो जितने जोड़े बच जाए और जो अंक उसको सम्मिलित कर लीजिए, उतने ही अंक बाहर हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि भाई ठीक है 2500 है इसके वर्गमूल में, तो आपको मालूम है 2 जीरो का 1 जीरो, इसका वर्गमूल जब आप करेंगे और 25 का 5 यानी 50 आया, 50 का 2500 का वर्गमूल 50, तो कितने अंक दिख रहे हैं 1 2 2 अंक दिख रहे हैं। कैसे? 2 जोड़े बने, जितने जोड़े बने या जोड़ा बनने के बाद जो अंक बच जाए, 2 यहाँ भी बच रहा है 2 यहाँ भी, तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में हम बस जोड़े बना के देख लेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़े बने 4 पूरे पूरे, तो 4 ही अंक आएंगे। फाइनली जब आप इसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल क्या आएगा ये नहीं पूछा गया है, वर्गमूल करने पर कितने अंक दिखेंगे, तो उस संख्या में 4 ही अंक दिखेंगे। हम ये उत्तर लिख देंगे 4 अंक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है और 2021 के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने ऐसा भी प्रश्न ले लिया और आपको ये कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 2096 में किस संख्या से, 2096 आपका एक संख्या है जिसमें बोला गया किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी देखिए ऊपर प्रश्न था कि किससे गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, यहाँ है कि किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ पर पूर्ण घन है। अब देखिए घन घनमूल का एक प्रश्न है, करेंगे वही, यहाँ पर फैक्टर करिए तो देखिए 2 से काटिए 2 1 कम 2 0, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। भाई देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 1 12, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 से फिर देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही। चेक कर लीजिए एक बार, कुछ गलत ना होने पाए। ठीक है, अब देखिए 131 है, 131 को देखेंगे कि ये किससे कटेगा। तो अब आप देखेंगे 131 किससे कटेगा, तो 131 एक ऐसी संख्या, देखिए 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है, 3 1 4 1 5, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, और 7 से 7 1 कम 7 6, ये भी 7 से भी नहीं कट रहा है, 9 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, कटेगा नहीं, 11 से देखिए 11 1 कम 11 2 बचेगा, नहीं कटेगा, 13 से 13 नहीं कटेगा। ये संख्या अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगी, इसलिए 131 1 कम 131 ऐसे लिख देते हैं। अब आपको ये बताना था कि इसमें किस संख्या से, वह छोटी छोटी संख्या जिससे यहाँ पर भाग दिया जाए तो भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर पहले इसका फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्ण घन की बात है, घन में 3 3 के जोड़े बनाए जाते, त्रिक बनाए जाते जिनको कहते हैं, तो ये त्रिक बन गया, इसकी कोई बात नहीं। अब ना तो इसका त्रिक है ना इसका त्रिक है, इसी को हटाना पड़ेगा, ये दोनों चीजें हटा दी जाए। भाग करना है ना, तो भाग करने का मतलब मान लीजिए बटे में 2 हो तो 2 से 2 कट जाएगा, और बटे में 131 भी हो तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब यही पूरा हटाना होगा,
तभी ये पीछे पूर्ण घन बना हुआ है। तो कितना है 2 गुणे 131, यानी कि ये 262 से भाग कर दे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, क्योंकि 262 नीचे ये हुआ पूरा कट ही जाएगा और पीछे तो ये पूर्ण घन बना ही हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रश्न ऐसा हुआ है, इसका उत्तर हो गया 262 से यदि भाग करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिख दीजिए कहीं कि यदि इसमें 262 से भाग करें या भाग दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। ये हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप आप इसको भी समझ गए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए फटाफट। आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो बन रहा है जिसमें संपूर्ण चैप्टर कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो संपूर्ण चैप्टर एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, ऐसा ये बहुत ही विशेष वीडियो होगा और बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन है। तो बहुत से लोगों के लिए ये लाभदायक होगा। आप लोग इसको खूब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में। अब देखिए, इसमें बोला गया एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी है। एक टंकी है जिसमें 1331 लीटर पानी है, ठीक है। और फिर कहा गया है कि टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर हो, ठीक है। 1000 लीटर पानी 1 घन मीटर। 1 घन मीटर का मतलब ये हुआ कुछ ऐसा कि भाई 1 घन मीटर की माप आपको बताई गई है 1000 लीटर। तो इसका मतलब अगर 1000 लीटर होगा तो कहा जाएगा कि 1 घन मीटर है, ठीक। 1 घन मीटर मतलब उसका आयतन। आयतन हमेशा घन मीटर में कहा जाता है। घन मीटर कहिए या आपको मालूम है मीटर की घात 3 कहिए, तो ये क्या होता है, आयतन ही होता है। अभी आयतन लीटर में है। आप 1000, इस 1000 से अगर इसको हम भाग कर दें, 1331 को 1000 से भाग कर दें तो ये लीटर के बजाय क्या बन जाएगा, घन मीटर में बन जाएगा। तो सबसे पहले तो घन मीटर में बनाते हैं, तभी मीटर में माप आप निकाल पाएंगे। पहले तो घन मीटर में ये आ जाए। और वो जो बर्तन है वो घनाकार है, इसका मतलब है ना, तो वो घनाकार टंकी लिखा ही है ऊपर। तो पहले हमें इसका आयतन घन मीटर में पता चले। जाहिर सी बात है, ये जो दिया गया है ये क्या है, आयतन था, जो कि पहले लीटर में दिया था और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं आयतन को घन मीटर में। तो देखिए जैसे भाग करेंगे आएगा 1.331, है ना। 1000 है, 3 जीरो है, बस 3 अंक बाद दशमलव इधर से लग जाएगा। तो इतने घन मीटर आयतन आया। लेकिन आपको इसकी भुजा बतानी थी, है ना, यानी टंकी की माप। टंकी की माप का मतलब टंकी की भुजा। तो इस तरीके से आपको इस सूत्र मालूम है कि घन का आयतन का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है ना। तो अब देखिए आयतन की जगह ये रख देंगे 1.331 घन मीटर में है ही, और ये आपका भुजा की घात 3। घात 3 इधर घनमूल हो जाएगा, 1.331 पर घनमूल हो जाएगा। तो ये आपका भुजा निकल आएगा। अब आप इसका घनमूल आपको मालूम है कि आप 1331 तो 11 का होता है। आप सभी जानते हैं कि 11 का घन करके आता है। नहीं तो आप ऐसे देखिए 1331 लिखेंगे। देखिए घनमूल में जब दशमलव में निकालना होता है तो उसका पैटर्न अलग होता है। देखिए 1.33 ये 1 है तो दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 1 आएगा। ये जो आपका इस पैटर्न में था यही रहने देंगे, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या है, अब आप घनमूल निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको इस रूप में लिख देते हैं, चलिए एक बार आप लिख ही देते हैं। तो इस तरीके से ये 1331 और बटे में 1000। तो इससे आपको मालूम है इसका जो घनमूल है वो 11 हो जाता है और इसका 10 होता है। 11/10 आया तो इसका मतलब जो भुजा आई वो 11/10 मतलब 1.1 मीटर आ गई बस, ठीक है। बहुत ही सिंपली आप इसको निकाल पाएंगे। दशमलव में घनमूल निकालने के लिए पहले उसको बटे में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो पहले से भी था, हम इसको अगर यहाँ दशमलव न बनाते यही उठा लेते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता चलता है, उस समय आप दशमलव कन्वर्ट भी करते तो बाद में घनमूल निकालने के लिए दशमलव हटाना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1.1 मीटर भुजा आ चुकी है, ठीक है। इस प्रश्न के लिए अगर ये आता है तो आपको ऐसे ही इसको करना होगा। आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को भी अब आप कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। यहाँ पर रूट में 27 है, -9/√3 है, और यहाँ पर माइनस रूट में ही 1/9 है, और प्लस यहाँ पर 1/27 है और घनमूल लगा हुआ। इसका मान बताना है।
तो ठीक है, 27 का आप वर्गमूल करना है तो आप जानते हैं वर्गमूल में आप इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना। 27 को, ये आपका 9 है ही, ये √3 है, अभी इसको हम ऐसे रहने देते हैं। या ऐसा कह लीजिए कि 9 को हम 3 गुणे 3 कह सकते हैं अभी के लिए। अभी आप देखिएगा आगे क्या होगा, इसका वर्गमूल 1 का 1 ही रहेगा और 9 का 3 हो जाएगा। भाई दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 1 का घनमूल 1 ही होगा, 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो घनमूल, ये वर्गमूल में ये चीज़ आई है, यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो 3√3 आ जाएगा। इसका जो पेयर बन जाएगा वो बाहर होगा, माइनस इसको देखिए अगर हम चाहें तो इस रूट को हटा सकते हैं। कैसे? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। आप जानते हैं √3 3 ही होता है, जैसे √2 का गुणा 2 ही होता है। तो इसी तरीके से हम एक 3 को इसमें से √3 गुणे √3 में अगर लिख दें और ये वाला 3 ऐसे ही छोड़ दें, नीचे आपका √3 है ही, तो इससे ये कट जाएगा देखिए। और माइनस ये माइनस का 1/3 और ये प्लस का 1/3, इसका काम खत्म हो गया। भाई यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 आया था, 9 का 3 आया था, ये 1 का 1 आया था और 27 का घनमूल 3 आया था, ये प्लस का 1/3 माइनस का 1/3, इधर का काम तो खत्म, प्लस माइनस में वही चीज़ है, तो ये खत्म हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारे पास बचा है उसको सरल करने की कोशिश की जाएगी। ये 3√3 है माइनस, यहाँ से देखिए ऊपर क्या बचा, 3√3 ही बचा। भाई √3 खत्म, तो ये 3√3 ही बचा। 3√3 से 3√3 कैंसिल प्लस माइनस में, तो आंसर फाइनली इसका 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं प्रश्न आपका आंसर 0 आया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कैसे किया गया, बस आपको इसको सॉल्व करने के प्रोसेस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, यदि 2 की पावर n है माइनस 2 की पावर n-1 है और बराबर में 4, तो आपको n की पावर n का मान, n पर n ही पावर बतानी है। पहले हम n ज्ञात कर ले, फिर n की पावर n अपने आप ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा उद्देश्य इसमें से n निकाला। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, तो इसको बस उसी रूप में करिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो 2 घातें होती हैं इसको तोड़ते हैं ऐसे, n को अलग और गुणे में 2 पर -1 अलग। ऐसा क्यों किया गया? देखिए आपको मालूम है कि ये जब गुणा करेंगे तो ये घातें जुड़ जाएंगी, वही आ जाएगा। भाई आपसे अगर हम कहें 2 की घात n और गुणे 2 की घात 3, इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई 2 ऐसे रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी n+3। तो कभी इस रूप में लिखा हो तो इसको तोड़ के ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पर n और गुणे 2 पर 3 ऐसा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसी तरीके से हमने ये माइनस वाला था तो 2 पर n और इस 2 पर -1, इस ऐसे ब्रेक कर दिया, बराबर 4, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। आई होप आपको ये कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 की घात n माइनस यहाँ पर 2 की घात n दोनों जगह है, तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी 2 की घात n, यहाँ भी 2 की घात n, कॉमन कर लीजिए 2 की घात n, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा और माइनस यहाँ से 2 की घात n निकल जाएगा, तो सिर्फ ये 2 की घात -1 बचेगा, बराबर में 4। अब ये 2 की घात n ऐसे रहने देंगे, ये 1 माइनस ये देखिए आपको बताया मैंने, किसी भी संख्या पर घात माइनस में हो तो उसको 1/, में जैसे लिखेंगे वो प्लस हो जाएगी घात। तो ये 2 पर -1 है, तो इसका मतलब 1/, में लिखेंगे तो 2 पर +1 हो जाएगा। और 2 पर +1 का मतलब 1 तो घात में लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो संख्या वही आएगा। 2 पर घात 1 का मतलब 2 ही आएगा। तो ये हो गया 2 की घात n। अब देखिए इसको अगर आप 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा, डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर 2 1 कम 2 -1 करेंगे तो 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं, बचेगा 1/2 ही और बराबर 4। अब ये 2 की घात n ऐसे रहने दीजिए, ये जो 1/2 इसको उधर ले जाएंगे 4 के साथ, तो बटे वाला 2 जो है उधर जाएगा, 4 के साथ क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। देखिए और तो बाकी 1 को ले जाने की अब जरूरत ही नहीं दिखी, तो ये 2 पर पावर n है इधर और बराबर ये 4 दूनी 8, देख रहे हैं। तो अब आप इसी को लिख सकते हैं ऐसे 2 पर n और 8 को लिख सकते हैं 2 पर 3, दोनों तरफ का आधार बराबर, तो n बराबर 3 आ गया। जब आधार बराबर तो घातें भी ये बराबर, इसका मतलब n का मान 3 आ गया। अब क्योंकि n का मान 3 आया तो आपसे पूछा था n की घात n, तो 3 की घात 3, भाई n का मान 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 घात में, तो 3 की घात 3 मतलब 3 3 9 27। इस प्रश्न का उत्तर हो गया n की घात 3 का मान आ गया 27। इस प्रश्न का फाइनल आंसर 27। केवल n पूछा होता तो 3 ही बताते, लेकिन क्योंकि n की घात n पूछा था इसलिए 27 बताएंगे, ठीक है। चलिए आई होप आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। इसके पहले भी मैंने इनको करवाया है, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो।
एक समांगी पासे को 54 बार फेंका जाता है। एक पासा है जिसको 54 बार फेंका गया, चाहे जितनी बार फेंका जाए उसमें अंक आएंगे 1 से लेकर 6 तक ही, ठीक है। अब इसमें कहा गया एक समांगी पासे को 54 बार फेंका जाता है तो सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 बार है। अगर सम 25 बार आते हैं तो विषम कितनी बार आएंगे? तो जाहिर सी बात है, जब कुल 54 बार फेंका गया उसमें से 25 बार सम संख्याएं दिखी हैं तो बाकी बार विषम होंगी। तो इसमें से बस 25 हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी संख्या होती है जैसे पासे में 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए सम में एक ये है, ये है, ये 3 सम है तो 3 ही देखिए विषम भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर 25 बार आपका आया है क्या सम अंक पासा फेंकने पर, तो बाकी के बार में विषम ही आया होगा, जाहिर सी बात है। तो घटा लेते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या का क्रम होता है वो सम और विषम का ही रूप होता है। तो सम 25 बार आया, घटा लो, 14 में से 5 गया 9 और ये 2, 29 बार, इसका मतलब 29 बार विषम संख्या आई होगी, है ना, विषम आया होगा। ये आंसर हो गया 29 बार, ठीक है। तो आई होप ये प्रश्न बहुत ही सीधा सा था, 1 नंबर में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं नहीं किए रहने पर वो कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। 3 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो उसमें कुल घटनाएं 8 होती हैं। ये बात आपको मैंने बताया है। 2 सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो कुल घटनाएं कितने होती हैं? 4। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल घटनाएं 8 होती हैं। तो 3 सिक्कों के लिए कुल घटनाएं, 3 सिक्कों के लिए कुल घटनाएं वो हम लिखते हैं। इन्हीं कुल घटनाओं को एक नाम दिया जाता है, आप सबको मैंने बताया, प्रतिदर्श समष्टि। कभी कभी प्रतिदर्श समष्टि लिखा मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वो कुल घटनाओं की ही बात कर रहा है बस। तो कुल घटनाएं क्या हो सकती है? हेड आ सकता है, उसके साथ हेड और टेल आ सकता है, या तो ऐसे चलते हैं तीनों ही, मान लेते हैं पहले तीनों हेड आ जाए, ठीक है, ऐसा संभव है तीनों हेड आ जाए, या एक सिंपल तरीका अपनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अब जब 3 सिक्के आपने उछाले और वो गिरते हैं ज़मीन में, तो हो सकता है कि पहले पे हेड हो और बाकी दोनों पे टेल हो, ऐसा संभव है। हो सकता है कि पहले पे हेड, दोनों पे हेड हो, बाकी तीसरे पे टेल हो, या हो सकता है तीनों पे ही हेड हो, ऐसा संभव है। अब हो सकता है, या फिर इसका उल्टा रिवर्स हो सकता है, पहले पे टेल गिरा हो, बाकी 2 पे हेड हो, ठीक है, या फिर दोनों पहले पे टेल आया हो, तीसरे पे हेड हो, या फिर तीनों ही टेल हो, ऐसा संभव है, ये भी घटना हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और घटना एक पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि हेड और बीच में टेल आया हो, किनारे हेड हो, ऐसी भी एक घटना। यहाँ पर हो सकता है टेल, बीच में एच और किनारे पर टेल। यही 8 घटनाएं आपकी हो सकती, और कोई घटना नहीं हो सकती। तो इन 8 घटनाओं में से कुल घटनाएं तो हमारे पास ये मिल गई। अब हमें बताना है प्रायिकता, और प्रायिकता किस बात की? प्रायिकता इस बात की, प्रायिकता का सूत्र होता है, पहले नोट कर लेते हैं फिर प्रश्न में चलते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या जो आपको बताना है, अनुकूल मतलब जो आपसे पूछा गया है, और आपको नीचे लेना होता है कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल तो 8 ही घटनाएं हैं, कुल घटनाओं की संख्या, तो कुल वाला तो हमारे सामने टोटल पहले ही पता है कि नीचे हमें 8 रखना है, लेकिन ऊपर अनुकूल में क्या लेना है तो देखते हैं। इसने कहा था कम से कम एक शीर्ष आए, शीर्ष मतलब हेड, कम से कम एक शीर्ष आए। तो देखिए कम से कम एक शीर्ष कहाँ कहाँ है? इसमें एक शीर्ष है, ठीक है, इसमें 2 है तो कम से कम एक तो मिल ही जाएगा, इसमें 3 हेड है तो एक तो इसमें भी मिल जाएगा। भाई कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो इसमें भी एक हेड मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, यहाँ भी एक हेड मिला, यहाँ भी देखिए एक हेड मिल रहा है, यहाँ भी एक हेड मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, और यहाँ भी एक हेड मिल रहा है। तो ऐसी 7 घटनाएं हैं जिनमें एक हेड तो मिल ही जा रहा है, तो हम ऊपर 7 लिख देंगे, ये उत्तर हो जाएगा 7/8, आंसर हो गया, ठीक है। अगर होता कम से कम 2 शीर्ष मिले, तो आप देखिए कम से कम 2 शीर्ष कहाँ कहाँ थे, फिर ये वाला होता, ये वाला होता, ये वाला होता 3, और ये वाला होता 4, ऐसे 4 थे तो 4/8, तो 1/2 आ जाता कट के, है ना। ऐसे आपको समझना है। यह प्रश्न होता कि प्रायिकता बताइए कि तीनों के तीनों ही टेल मिले, तो तीनों के तीनों टेल या पूंछ मिले, तो तीनों के तीनों टेल केवल एक ही में है, तो 1/8, कुल संख्याएं तो नीचे 8 ही रहेंगी, तो 1/8 प्रायिकता हो जाती। ऐसे इससे प्रायिकता के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो ये भी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व किया जाए।
अब आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए। ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न है और बेलन का क्वेश्चन है, ठीक है। आप चैप्टर वाइज बिल्कुल हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया यदि tan a बराबर 2, तो आपको मालूम है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज का सहारा लिया जाता है। tan a बराबर 2, इसको हम 2/1 कह सकते हैं। और क्योंकि 2/1 tan क्या होता है, tan हमेशा होता है लंब बटे आधार। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता वो अच्छे से बेसिक्स देख लें, जो चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है वहाँ पर tan बराबर लंब बटे आधार होता है, उसको लाल बटे कक्का से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से बेसिक समझा के देख लीजिए। तो लंब बटे आधार, लंब अगर ये है तो आधार इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। ए अगर इसमें ऐसे कोण है तो ABC हम इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर ए कोण था, लंब ये 2 तभी बनेगा जब यहाँ ए लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने ए कोण के सामने की भुजा ही लंब होगी। ये सब बेसिक्स आपको समझाए गए हैं, अच्छे से इसको देख लीजिए। ये हो गया। तो आपको ज्ञात करना है जो भी, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे। और वो कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। वो क्या होगा, वो आपकी होती कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको लगाएंगे तो कर्ण इसमें देखिए ए से सी है तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर। लंब यहाँ पर देखिए BC है तो हम लिख देते हैं BC स्क्वायर, प्लस आधार आपका AB है तो AB स्क्वायर। कर्ण आपका ज्ञात ही करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। BC का मान आपका 2 है, 2 रखेंगे, प्लस AB का मान 1 है तो 1 रखेंगे। 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, 4 1 हो गया 5। AC स्क्वायर 5 है तो AC निकालेंगे, वर्ग इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो आपको मालूम है वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है √5। ये वाला मान आ गया √5, ठीक है। ये पाइथागोरस से निकल गया। अब इसको हटाता हूँ। पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग आप लोग बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग जानते भी हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा कार्य होगा जो हमें फाइंड करना है, साइन, उसमें साइन है जो हमें ज्ञात करना है, उसमें साइन है और सेक है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए जो है वो पहले लिख लेते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या होगा, ए वाला कोण है तो ए के ठीक सामने वाला ही लंब होगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम 2 रखेंगे। और कर्ण फिर क्या होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा √5, ये आ चुका है। और इस प्रश्न में एक और चीज़ हमें पता करनी है, सेक स्क्वायर है। पहले इनको अलग अलग निकाल लेते हैं फिर मान रख लेंगे। सेक स्क्वायर है, हम सेक निकालते हैं, पहले सेक निकालेंगे। तो सेक क्या होता है, सेक आपका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो अब आप देखेंगे कर्ण बटे आधार जो होता है, इसमें यहाँ पर ए नहीं था, सी था। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात का, यहाँ पर जो कोण है वो ए नहीं है बल्कि सी है। तो यहाँ लिखेंगे सेक सी। तो सी जब लिखा जाएगा तो खास बात ये होगी कि ये वाला कोण फिर बन जाएगा, इस कोण की बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा ये जो 1 है ये अब लंब हो जाएगी और ये फिर आधार का काम करेगा। ये ध्यान रखेंगे, जब सी की बात की जाएगी तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये। जब ए की बात किया जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। बात ये ध्यान रखिए, ये सब बेसिक्स आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सेक सी में कर्ण, फिर कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण √5 ही रहेगा और आधार बदल चुका है जो कि आपका 2 आया, ठीक है। ये आपका आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कर्ण बटे आधार ये भी आ गया। अब जो निकालना था उसको लिखते हैं। निकालना हमें था साइन ए प्लस 2 सेक स्क्वायर सी। तो देखिए साइन ए का मान ये देखिए आपका आया ही है 2/√5 प्लस ये है 2 गुणे सेक स्क्वायर है। सेक का मान देखिए आपके सामने है √5/2 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बस इसको सरल करना है, 2/√5 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ये आपका 2 गुणे √5 का वर्ग तो 5 ही हो जाएगा, क्योंकि √5 का मतलब वर्ग किया तो इसका मतलब √5 गुणे √5 और ये तो 5 ही होता है। जब 2 समान संख्या रूट में गुणा होती है तो वही आ जाता है। और ये 5 आया और ये 2 का वर्ग 4 आया। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं 2/√5 और प्लस में ये 5/2, ये आपका आ चुका है। अब केवल इसका एलसीएम ले लीजिए बस, और एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है। इसको इससे गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 प्लस इसको इससे कर दीजिए 5√5 और नीचे आपस में इनका गुणा कर दीजिए 2√5। इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न जब आए तो आपको ऐसे ही कर देना है, ठीक। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बेसिक्स और पैटर्न पर ध्यान दीजिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न तो और ही आसान आएंगे, ऐसे प्रश्न से भी सरल आएंगे।
अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है कॉस में 60 डिग्री बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ये दोनों सिद्ध करना मतलब दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो चलिए कॉस 60 का मान रखते हैं। कॉस 60 होता है 1/2 और यहाँ पर 2 गुणे कॉस 30, कॉस स्क्वायर 30 है तो पहले कॉस 30 का मान लिखेंगे। कॉस 30 होता है √3/2, है ना। कॉस में 30 डिग्री √3/2 और क्योंकि कॉस पर वर्ग लगा तो इस पर भी वर्ग लगा दीजिए। अब इधर का तो 1/2 ऐसे रखिए, ये देखिए 2 गुणे √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा -1। ये तो आप ऐसे लिखते चलिए। इधर देखेंगे 2 × 2 2 दूनी 4 तो 3/2 माइनस का 1, इधर 1/2 है ही। ये जब आप माइनस करेंगे तो 3 इसका इससे गुणा होगा, 3 - 2 × 2 हो जाएगा और बटे का 2। तो ये 1/2 बराबर 3 में से 2 गया, 1 बचा और 1/2। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष में 1/2 आ गया। इसका मतलब LHS और RHS बराबर हो गए। तो ये सिद्ध हो गया, यानी कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी आपका प्रूव हो गया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिद्ध कैसे करना अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो। केवल इसके लिए मान याद होना चाहिए, और जिनको ये मान नहीं याद है वो लोग चैप्टर वाइज सीरीज देख लें प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री मैंने ये सब पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। अब आज की वीडियो में पढ़ाने का समय नहीं है, प्रैक्टिस का समय, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ। 2 sin 45 हो गया और cos का भी 45 लिखा है, इसको भी सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें sin 90 का मान रखते हैं, 1 होता है। ये 2 गुणे, यहाँ पर सब में कोई निशान नहीं, बीच में तो गुणा है। 2 गुणे sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2। अब आप देखेंगे ये 1 है, 2 है, गुणे 1 1 कम 1 हो जाएगा, ऊपर √2 तो 2 ही हो जाएगा। जब भी समान संख्या है रूट की गुणा होती है, √2 2 होता है, √3 कभी हो तो 3 ही होगा, ऐसे √5 हो तो 5 ही होगा। ये सब बेसिक्स हैं, आपको मालूम है। 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हो गया। आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मान ज्ञात करने वाला है। देखिए मान ज्ञात करेंगे 2 × कॉस में 15 डिग्री बटे साइन में 75 डिग्री माइनस कॉसेक में 20 डिग्री और बटे सेक में 70 डिग्री। देखिए जब ऐसे 90 - थीटा के रूल आते हैं तो क्या करते हैं, साइन और कॉस में 90 माइनस के फॉर्म में लिखा हो। जैसे कहीं लिखा हो साइन का 90 - थीटा, तो ऐसे पैटर्न पे कहीं लिखा हो तो साइन बदल जाता है कॉस में, और यहाँ जो होता है उसको इसके साथ लिख देते हैं। जैसे कभी कॉस में ऐसे लिखा हो 90 माइनस, मान लीजिए कॉस में कुछ भी 90 - 75 या ऐसे कुछ आया, तो हम क्या करेंगे, कॉस साइन में बदल जाता है। ध्यान रखें कौन किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में और कॉस होता है तो साइन में। कॉसेक अगर है तो ऐसे क्वेश्चंस में वो सेक हो जाता है, और सेक अगर है तो कॉसेक हो जाता है। ऐसे ही अगर टैन है तो वो कॉट हो जाता है, कॉट दिखे तो टैन हो जाता है। ये तो बदलाव के तरीके हो गए। तो कॉस था साइन हुआ, और यहाँ क्या लिखा 75, ये इसके साथ आ जाएगा। ऐसे रूल होता है, तो इन्हीं रूल पर हम काम करेंगे इसमें, और देखिएगा आपको ये अच्छे से समझ में अभी आ जाएगा। देखिए ये 2 गुणे, हम इसमें से 1 को बदल देंगे। ये बात ध्यान रखें कि इनका योगफल 90 हो रहा हो। देखिए 75 और 15 90 हो रहा है, 70 और 20 90 हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला रूल 90 - थीटा वाला लग जाएगा। कैसे होगा, सिर्फ 1 को परिवर्तित करिए। जैसे कॉस को हम लिख सकते हैं ये 90 - 75। देखिए 90 - 75 करने का मतलब 15 ही है भाई। ऊपर कॉस 15 था, अभी भी कॉस 15 है। देखिए 90 में 75, बस 90 - थीटा के रूप में परिवर्तित हो गया। और 2 जब बटे में हो तो एक ही को बदलिए, या ऊपर वाला या नीचे वाला। तो नीचे वाले को अब हम ऐसे ही रहने देंगे, छोड़ देंगे माइनस। अब यहाँ पर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए अब इसको ऐसे लेते हैं, हम नीचे वाले को इसमें बदल लें। चाहे आप नीचे वाले को बदलें या ऊपर वाले को, बस 1 को ही चेंज करिएगा, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ मैं सेक, और 90 - 20 लिखूंगा। देखिए 20 क्यों, क्योंकि 90 से 20 घटेगा 70, 70 का 70 ही होना चाहिए। ऐसा लिखेंगे, ऐसा बदलेंगे कि ये ना बदले, 70 है तो 70 ही रहना चाहिए, ठीक है। और बस इसका रूप बदल गया, ऐसे के बजाय ये इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि अब हम रूल लगा सकेंगे। अब 90 - थीटा वाला रूल लगा लेंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, कॉस का साइन मैंने बताया था हो जाता है, और यहाँ क्या है 75 वो आ जाएगा, और नीचे तो साइन 75 फिर है ही, माइनस ये कॉसेक का 20 तो ऊपर है, सेक का कॉसेक होता ही, अभी मैंने आपको रूल समझाया था। यहाँ पर क्या है इसके साथ 20 तो वो आ जाएगा। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ऊपर भी वही नीचे भी, तो 2 और गुणे ये कटने का मतलब 1 आया। यहाँ से वो ऊपर नीचे कट गया तो एक बार में ही कटा होगा। तो
तो आप देख रहे हैं 2 एक कम 2 माइनस 1, फाइनली 1 आया, 2 में से 1 घट करके फाइनल आंसर 1। इस प्रश्न का फाइनल आंसर 1 आ गया। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, नियमों को भी जल्दी से आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने पढ़ा है तो। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 3 में tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कॉसेक का पाई बाई 6। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना। तो मैंने बताया जब ऐसे रूप में हो तो आपको कुछ नहीं करना, पाई की जगह आप 180 रख लीजिए। tan स्क्वायर, ये पाई जहाँ है, पाई, इसको पाई बोलते हैं, इसका मान कोण के लिए 180 होता है। और जब आप क्षेत्रमिति बेलन शंकु में लगाते हैं तो वहाँ पाई 22/7 या 3.14 लिया जाता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर कोण के लिए, एंगल्स के लिए 180 डिग्री लिया जाता है, तो ये 180/4। यहाँ पर साइन स्क्वायर आप पाई की जगह 180 रखेंगे बटे 2 माइनस ये वाला आपका कॉसेक, यहाँ भी आप 180 रखेंगे बटे में 6। देखिए फिर क्या आएगा, tan स्क्वायर 4 से 180 काटेंगे, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये 45 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ये काटेंगे तो 90 आ गया। देखिए 90 दूना 180, यहाँ पर देखेंगे आपका कॉसेक 6 त्रिक 18, 30 डिग्री, तो कॉसेक का 30 डिग्री। अब ये देखिए 3 इंटू tan 45 का मान 1, ऊपर वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए, साइन 90 का मान 1 और ऊपर वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए, कॉस 30 का मान 2 होता है, 2 लिख दीजिए, वर्ग नहीं है ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3 ये रहा और 1 एक कम 1 होगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 एक कम 3 ही हो जाएगा फाइनली। ये 1 का वर्ग 1 ही होगा और माइनस 2। अब आप देख रहे हैं 3 में से 1 जाएगा 2 और माइनस 2 कट करके फाइनली आपका 0, सब कट गया तो फाइनल आंसर 0। ठीक है, इस प्रश्न का फाइनल आंसर आपका 0 हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि। देखिए बेलन जो बनता है, मैंने आपको बताया उसके आधार में हमेशा वृत्त होता है ना, तो वृत्त होता है तो इसका मतलब आधार में दोनों सिरों पर ही वृत्त होता है। तो आधार की परिधि वो बोल रहा है, इसका मतलब ये वृत्त की परिधि की बात कर रहा है, आपको वृत्त की परिधि दिया। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो जो कुछ दिया है नोट करते हैं। बोला है लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, आपको दिया है बेलन के आधार की परिधि, ये दे रखा है, कितना दिया है, इसका मतलब ये चीज़ जो दे रखी है बेलन के आधार की परिधि, ये आपको दिया है 18 सेंटीमीटर। तो ये होता क्या है, 2πr ही होगा, क्योंकि वो वृत्त की परिधि, बेलन के आधार में वृत्त होता है, इसलिए 2πr ही इसको बोल देंगे। यानी 2πr की जगह हम 18 सेंटीमीटर ले सकते हैं अगर हमें कहीं ज़रूरत है तो। ये बात यहाँ से स्पष्ट होती है। और फिर ऊंचाई भी बोला गया है, बेलन की ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को h से लिखते हैं, वो दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा गया इसका वक्र पृष्ठ बताइए। अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है, या वक्र पृष्ठ कहें या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें, वो होता है 2πrh, मतलब 2 गुणे पाई गुणे r गुणे h। तो आप देखिए 2πr, इसी को तो ये मान दिया, देखिए 2πr की जगह 18 लिख सकते हैं, हमने देखा ऊपर। तो यहाँ पर इसे 2πr सूत्र में है, इसकी जगह 18 रख दे, गुणे ये ऊंचाई है h जो कि 5 है, तो यहाँ 5 रख दे, 18 पंचे 90 आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसलिए 90 सेंटीमीटर स्क्वायर कह देंगे, ये आंसर हो गया। तो बस अच्छे से चीज़ों को समझिए, आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने कुछ और प्रश्न लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो जो शंकु होता है, आप सभी जानते हैं कि शंकु में ये आपका ये ऊंचाई होता है, और ये जो पार्ट है ये तिरछी ऊंचाई कहते हैं, इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये जो हिस्सा L, इसको L से लिखते हैं, इसी को तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट आधा जो है ये त्रिज्या होता है, R से लिखते हैं। तो ये वाला हिस्सा त्रिज्या है, और ये ऊपर जो हिस्सा है h है ऊंचाई, और जो ये टेढ़ी आपको लाइन दिख रही है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपसे बोला गया है, जो कुछ दिया है वो मैं नोट करता हूँ। देखिए इस प्रश्न के लिए आपको दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से लिखते हैं, तो यहाँ पर L बराबर दिया गया, इसका मतलब मान कितना 10 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर कहा गया त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दे दी गई है, मतलब त्रिज्या R की वैल्यू दी गई है
6 सेंटीमीटर, चलिए ये भी ठीक है। फिर कहा गया शंकु का आयतन बताइए, आपको आयतन बताना है, ठीक है। देखिए शंकु के सूत्र भी आप फटाफट लिख लीजिए एक बार में बहुत तेजी से। शंकु का आयतन कभी पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो आपको करना है पाई आर एल। अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये सूत्र काम आएंगे। और एक काम आएगा जो एल एच और आर में रिलेशन होता है, एक ये सूत्र एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक ये 1 2 3 और ये 4 सूत्र आपके काम में आएंगे। और अगर कभी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोले तो शंकु के आधार में वृत्त है तो वो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ले लीजिएगा बस, ठीक है। ये सूत्र शंकु के होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और ऐसे ही बेलन के सूत्र आपको याद होने चाहिए। चलिए बेलन के भी फटाफट 1 मिनट में आप लिख लीजिए। बेलन के लिए आयतन अगर कभी पूछे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का कभी वक्र पृष्ठ पूछता है तो 2 पाई आर एच। बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ, तो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। और बेलन के सिरों में क्या होता है, वृत्त होता है। बेलन के सिरों की बात अगर करता है तो आप क्या करेंगे, बेलन के सिरों की बात अगर करता है तो वृत्त का क्षेत्रफल वहां भी पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। दोनों सिरे में वृत्त होता है। देखिए मार्कर है, इधर आपको वृत्त जैसा दिखाई पड़ रहा है दोनों साइड में, तो इसका मतलब वो अलग बात हो गई। ये चीज़ें आप यहाँ पर भी याद रखें। चलिए सूत्र ये हो गए दोनों। तो हम आते हैं, अब हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन को हम v से लिखेंगे और ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र भी आपने देखा होता है। देखिए मैं अगर लिख के आपको एक बार यहाँ छोड़ देता हूँ लिख के, आयतन v का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। अब इसमें हमें चाहिए r और h। हमारे पास r तो है लेकिन h नहीं है, जबकि h की जगह पर l दिया है। तो अभी मैंने एक सूत्र बताया, पहले आप इसका प्रयोग करिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए इससे h निकल आएगा। l की जगह 10 रख दीजिए, दिया है। h आपको निकालना है। r की जगह 6 दिया है, 6 रख दीजिए। 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। ये एच स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36, 36 इधर आएगा, प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा 100 में, और इधर आपका एच स्क्वायर। फाइनली 36, 100 में 36 माइनस होगा 64 आएगा। तो आप देखेंगे h का वर्ग 64 आया तो h निकालेंगे, अंडर रूट हो जाएगा, वर्ग उधर वर्गमूल हो जाएगा, और 64 का 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये h आपका निकल के आ गया। देखिए अब हमें h भी मिल चुका है, यहाँ से देखिए बीच में h भी आ गया, ध्यान रखिए। अब इसको नोट कर लिए। अब हम आराम से कर सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। अब हमें ये आयतन बताना था, आयतन हम कर पाएंगे। ये आयतन आपको ज्ञात करना 1/3 गुणे पाई। पाई का मान आप चाहे तो रखें या चाहे ना रखें, मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं, बाद में रख लेंगे, लास्ट में 22/7 जरूरत होगी तो। 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर गुणे h आपका 8 आया है तो 8 लिखेंगे। 1/3 गुणे पाई गुणे 6 का हो जाएगा 36, या 6 का वर्ग मतलब 6 गुणे 6 लिख दें, और ये 8। 3 से 6 कट गया, 3 दूनी 6। तो आप देख रहे हैं ये पाई गुणे ये 6 दूनी 12 और ये 8, तो 12 ठे 96 पाई। 96 पाई ही लिख देंगे। आयतन में सेंटीमीटर की घात 3, तो आंसर पूरा सही माना जाएगा। और नहीं तो जिनको निकालना हो वो 96 को गुणा कर दें। पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान याद रखिए, या तो 22/7 रखिए, या 22/7 को ही भाग करेंगे तो लगभग 3.14 के आसपास आता है। ये मान रख के गुणा कर लीजिए तो भी आपका दशमलव में उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ये अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। x + y = 7 और ये है 2x - y = 8। देखिए यहाँ पर वर्ड प्रतिस्थापन विधि दे दिया तो यही लिखेंगे, नहीं तो प्रतिस्थापन विलोपन 2 विधियों से मैंने आपको युगपत समीकरण पढ़ाया है, आप लोग उस चैप्टर को देख सकते हैं। आप में से जो लोग भी नए देख रहे हैं, जो भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो वो चैप्टर पहले जाके कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। समय बहुत कम है तो अच्छा यूटिलाइजेशन करिए। जो लोग सब जानते हैं उनके लिए तो बढ़िया रिवीजन क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छे से अपना रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हमें ये 2 समीकरणों को सरल करना है। युगपत समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 अक्षर x y 2 चर राशियों पर कार्य करना होता है, तो खैर वो अलग का विषय है। अभी हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, तो क्या करेंगे, एक कोई भी समीकरण उठाएंगे। जैसे हमने समीकरण 1 से प्रारंभ किया
समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7 इस y को उधर ले जाए तो माइनस वाई हो जाएगा, यानी x की जगह 7 माइनस वाई लिखा जा सकता है। अब समीकरण 1 से क्योंकि ये मान निकला है तो हम इस मान को, जो x का मान आया है 7 माइनस वाई, इसको समीकरण 2 में प्रयोग करेंगे। हमने 1 से इसको प्राप्त किया है तो 2 में रखा जाएगा, ये नियम है। तो अब हम कहेंगे कि भाई ये जो x का मान आया है, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रख देंगे, यानी रखने पर। तो जब रखेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 8, 2 इंटू एक्स, 2x के बीच में कोई निशान नहीं, गुणा, और x की जगह अब आपको ये रखना पड़ेगा 7 माइनस वाई, देखिए रख दिया, और ये माइनस का फिर y है बराबर 8। देखिए x की जगह मैंने ये रख दिया जहाँ x था। अब इसको सरल करेंगे तो इसका इससे भी गुणा होगा और इसका इससे भी होगा, दोनों से होगा। तो 2 सते 14, माइनस 2 का y से तो 2y, और माइनस ये y बराबर 8। फाइनली यहीं पर देख लेते हैं इसको, 14 ये हो गया, और ये माइनस 2y माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y और 1y मिलकर के 3y होगा। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है, या दोनों संख्या जब ऋणात्मक होंगी तो उत्तर तो माइनस में आता है, बराबर 8। अब 14 उधर जाएगा, माइनस का 3y यहाँ बचा रह जाएगा, 14 को उधर भेजिए, संख्या एक तरफ, उधर पहले से 8 है, 14 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर 14 में से 8 गया 6 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस का 6। अब दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकालेंगे, 6 के नीचे ये 3 बटे में चला जाएगा, इधर गुणे में उधर बटे में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब y बराबर 2 आ गया। देखिए y का मान 2 आ चुका है। अब क्योंकि y का मान 2 आ गया, यहाँ पर रख देंगे तो 7 माइनस 2 यानी कि 5 आ जाएगा। भाई x देखिए यहाँ पर मान रख दिया जाएगा। अब आगे से नोट करके करेंगे इसको, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर लेंगे, अगली स्टेप में हमारे पास जगह नहीं, नीचे आगे ऐसे ही आप करेंगे। तो क्योंकि ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 7 माइनस वाई है ही, तो हमें x बताना है, 7 माइनस वाई का मान हम ये निकाल चुके हैं, 2 यहाँ रख देंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे करके आगे करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रश्न लग गया और x का मान 5, y का मान 2 आ गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये विधि प्रतिस्थापन विधि थी, इसी को कहते हैं एक का मान प्रतिस्थापित करके दूसरे का मान ज्ञात करना। यहाँ पर अब आपको एक समीकरण दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसको सरल करना है, हल करना है। ये समीकरण बिल्कुल इस रूप का है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा हो, मतलब x स्क्वायर के साथ कुछ, x के साथ कुछ और संख्या बराबर 0। देखिए ऐसा मैच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर के साथ तो 6 है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पर x के साथ b है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं, तो हम 1 तो मान ही सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही परिवर्तित हो गया। अब रूल ये होता है कि इसमें से a और ये c जो होता है इसका आप माइंड में अपने गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की जगह 6 है और c की जगह 2 है, मतलब 6 गुणे 2 माइंड में करेंगे तो 12 आएगा। इसको माइंड में रखना है, सोचना है। और अब हम क्या करेंगे, या रफ पे कहीं कर लेंगे गुणा। तो अब इसके बाद ये जब इतना काम कर लेते हैं तो अब इसमें प्रारंभ करते हैं कार्य करना। कार्य क्या है कि जो x के साथ संख्या लिखी उसके 2 संख्याओं में ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। 2 ऐसी संख्याओं में जिनको जोड़ें या घटाएं तो एक ही आए और उन्हीं को आपस में गुणा करें तो ये 12 आ जाए जो आपने सोचा था। तो ऐसी 2 संख्या है 4 माइनस 3। देखिए अगर हम 4 में से इस 1 की जगह लिखें 4 माइनस 3 तो 1 का 1 ही है, अभी भी 4 माइनस 3 का मतलब वो 1 ही है, लेकिन 1 2 भागों में स्प्लिट हो गया, 2 भागों में टूट गया जिनका अंतर 1 है और गुणा करने पर वही 12 आ रहा है। यही शर्त फॉलो होनी चाहिए। बस बाहर x था, x लिख देंगे, हमने 1 को ब्रेक किया, ब्रैकेट लिख दिया, बाहर x था, x लिख दिया, माइनस 2, बाकी सब वैसे ही उतार दिया। अगली स्टेप का कार्य होता है कि ये x इससे भी गुणा कर देते हैं और x इससे भी गुणा कर देते हैं, तो माइनस का 4x हो जाएगा और ये माइनस लगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का x से होगा 3x और बाकी ये माइनस 2 बराबर 0। अब रूल ये होता है कि पहले 2 पदों में फिर अंतिम 2 पदों में कॉमन हो तो कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या कॉमन है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो 2 तो कॉमन होगा ही। और 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है तो x भी कॉमन होगा। तो जब 2 कॉमन हुआ तो 2 तिहाई 6 होता है, यहाँ 3 बचा और 1 x बचा, माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 के पहाड़े में 4, 2 दूनी 4 होता है, ये होगा x 1 ही था तो यहाँ अब x बचेगा नहीं। आप देखेंगे ये हो चुका। 3x और माइनस 2 में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ना तो 3 किसी के पहाड़े में आता है ना 2, ये आपस में कोई कॉमन यहाँ नहीं है। तो जब कोई कॉमन ना हो तो 1 को कॉमन कर लें, ठीक है। तो प्लस 1 कॉमन किया, प्लस था प्लस लगाया और 1 कॉमन किया, तो अब जब 1 कॉमन होगा तो यही की यही संख्या अंदर आ जाएगी, 3x माइनस 2 जैसे।
अब आप देखेंगे यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, ब्रैकेट में इसको बाहर कर लेंगे, मतलब 3x माइनस 2 को ब्रैकेट में बाहर करेंगे तो बचेगा यहाँ से 2x और यहाँ से +1, 2x और ये +1 और बराबर में 0। ऐसा जब यहाँ अंतिम स्टेप में यहाँ तक आ जाएंगे तो अब ये वाले ब्रैकेट का मान भी 0 निकल आएगा और ये वाले ब्रैकेट का मान भी 0 निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो इसको पहले हमने 0 रखा तो देखिए क्या आएगा, 3x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, -2 उधर +2 हो जाएगा, x निकालेंगे तो ये 2/3 होगा क्योंकि ये 3 गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2x + 1, ये वाले ब्रैकेट को भी 0 पुट करेंगे बराबर 0, तो आएगा 2x बराबर 1 उधर जाएगा -1, तो x बराबर -1/2, क्योंकि ये गुणे में है उधर बटे में हो जाएगा। ये दोनों x के मान आ गए, यही इसका हल है, सॉल्यूशन है और ये हो चुका। ठीक है, इसी प्रकार से आप ऐसे प्रश्न कोई भी आए आप कर पाएंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया है वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर। जीवा क्या होती है, वृत्त में किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लें और इनको मिला दें तो इसी को जीवा कहेंगे। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने दो बिंदु A और B लिया, इनको मिलाने से जीवा बन गई। अब आपसे कहा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर और इस जीवा की लंबाई भी हमें पता चल गई पूरा 16 है। ठीक है, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ 16, ये आप मान के चलिए कि ये 16 आपका पूरा जीवा AB है। ठीक है, कहा गया केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। केंद्र ये रहा और जीवा की दूरी मतलब ऐसे आना है, और हमेशा जब ऐसा फॉर्मेट बनता है, ऐसा कोई तरीका होता है तो आप देखिए केंद्र से जीवा पर हमेशा 90 डिग्री कोण ही बनेगा, ध्यान रखें। तो अब हम चाहे तो इस बिंदु को इससे मिला सकते हैं और इस बिंदु को भी इधर मिला सकते हैं, हमारी मर्जी, दोनों को मिला सकते हैं। अब हमने एक ही तरफ मिला लिया, मान लीजिए इसको मैंने डॉटेड ऐसे ही बना दिया है, तो ये एक संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक, और ये खासियत होती है जब ये केंद्र से इसको 90 डिग्री पे मिलता है तो जो जीवा होती है उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। केंद्र मान लीजिए ये है, केंद्र से कोई जीवा है इधर, जीवा पर ये जब आएगा तो इसको और इसको बराबर बांट देगा। मतलब अगर 10 है तो 5 5, 8 है तो 4 4, 12 है तो 6 6, 16 है तो 8 8, ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 16 था ये 8 और 8 में बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया। और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बोला था, त्रिज्या कहाँ माने कि हमारा काम भी बन जाए। तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, किसी भी वृत्त में केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिला दीजिए, केंद्र को परिधि से कहीं मिला दीजिए, ये मिलाए तो त्रिज्या है, ये मिलाए तो ये भी त्रिज्या है, ऊपर मिलाए कहीं सब त्रिज्या, केंद्र को परिधि से कहीं भी मिलाओ सब त्रिज्या है और त्रिज्या वृत्त की बराबर होती है। तो अब हम देखें, अगर हम बात करें तो ये जो केंद्र को O मान लेते हैं, यहाँ O से A भी तो त्रिज्या ही होगा। ये देखिए केंद्र से यहाँ तक मिला है तो ये 10 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये त्रिज्या है। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज बनना है, इस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए, यहाँ भी जो पॉइंट बना है ABO था तो हम इसको चलिए C मान लेते हैं। तो हम देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज AOC में। और समकोण त्रिभुज में आप क्या करते हैं, आपको कुछ भी ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ ये 10, कर्ण की जगह 10 है, देखिए सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण होती है। लंब की जगह OC, इसी को हम OC, जो केंद्र से जो दूरी हमको ज्ञात करनी है, केंद्र से जीवा की दूरी यही ज्ञात करना है, इसी को आप x मान लीजिए। और प्लस आधार आपका इस त्रिभुज के लिए आधार केवल 8 है, देखिए यहाँ से 8 हो गया, 10 का वर्ग हो गया 100, OC को आप वही x माने हैं जो ज्ञात करना है, और 8 का वर्ग हो गया 64, 64 प्लस में इधर आएगा 100 के साथ माइनस होगा, तो 100 में से 64 माइनस होके 36 आएगा। और फिर आप देखेंगे x निकालना, x स्क्वायर अगर 36 आया है तो x का मान वर्गमूल में 36 हो जाएगा, वर्ग उधर वर्गमूल हो जाएगा जो कि 6 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर आ गया, यही आपको बताना था, x बराबर 6 सेंटीमीटर आ भी गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना था। बाई चांस ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप कर सकेंगे, वृत्त से भी संबंधित है
और आपका बोला गया यदि समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब के बारे में आपको मालूम ही है, समलंब कुछ ऐसा बनता है, ट्रेपेजियम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मतलब ये छोटी वाली हम 3 सेंटीमीटर। देखिए समलंब में ये दो भुजाएं आमने सामने जो समांतर है, और ये दो भुजाएं जो टेढ़ी बनी है समांतर नहीं है, असमांतर है। तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, पहले तो ये लिख लेंगे, ठीक है, ये दिया है। फिर क्या बोला गया है कि यदि इनके मध्य की दूरी, अब ये बात आप ध्यान से समझिए कि किसी भी समलंब में जो मध्य की दूरी होती है, मतलब इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ तक लंब रेखा 90 डिग्री, या इस कॉर्नर से इसकी बात की जाएगी लंब रेखा 90, इसको ऊंचाई भी कहते हैं समलंब की। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी है और इसी को ऊंचाई भी कहते हैं, चाहे इधर या इधर, ध्यान रखें। और इसी प्रकार से फिर समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र बनता है, समलंब का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र बनता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट में और गुणे में ऊंचाई, ये आपका समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। ठीक, तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये होगा। ठीक है, अभी इसी के प्रयोग से हम कार्य करेंगे। देखिए अब हमने ये नोट कर लिया और कहा था इसने कि समलंब की समांतर भुजाएं ये है, नोट कर लिया। और इसके बाद इनके मध्य की दूरी 6 सेंटीमीटर है। मध्य की दूरी का मतलब किसी एक पॉइंट से ऐसे 90 डिग्री पर 6 सेंटीमीटर, मतलब ये ऊंचाई है h की जगह, तो 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? अब बस कोई दिक्कत नहीं, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे, अभी मैंने आपको बताया, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में इधर ऊंचाई, बस। तो अब आप देखेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाएं 3 और 4 हैं, इनका योग ऐसे लिखेंगे, गुणे ऊंचाई आपका 6 लिख देंगे। 2 एकम 2, 2 3 6 कट करके 3 4 हो गया 7 और गुणे में आया 3, 7 त्रिक 21, आप लिख देंगे 21, और क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया समलंब का क्षेत्रफल। तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आते हैं इस तरीके से तो आप कर पाएंगे, अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। एक साइकिल के पहिए का व्यास, साइकिल का पहिया मतलब वृत्त, साइकिल के पहिए का व्यास, व्यास मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, व्यास दिया गया 77 सेंटीमीटर। तो ये आपका 77 सेंटीमीटर, फिगर आपको नहीं बनाना, सिर्फ समझना है। तो वृत्त था, आपको दिया था व्यास, तो व्यास बराबर 77 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, आप जानते हैं, तो इसको बटे 2 कर देंगे, त्रिज्या मिल जाएगा। अब देखिए त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में प्राप्त हुई क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। अब कहा गया है कि इतने किलोमीटर दूरी चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कोई भी पहिया होगा वो कितनी दूरी, एक चक्कर में कहूँ कि कोई पहिया एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर चलेगा, जितनी उसकी ये बाउंड्री है उतना ही तो जब चल लेगा तो एक चक्कर माना जाएगा। तो कहा जाएगा कि इसने एक चक्कर चला। इसका मतलब कि किसी भी वृत्त द्वारा या पहिए द्वारा, किसी भी वृत्त या पहिए द्वारा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पहिए द्वारा अगर हम कहें कि एक चक्कर, पहिए द्वारा अगर एक चक्कर लगाया जा रहा है तो इसका मतलब वो वृत्त की अपनी परिधि होगी, वो वृत्त की अपनी परिधि के बराबर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वृत्त की परिधि रख देंगे 2πr, यानी इसको निकालते हैं तो एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए एक चक्कर की दूरी निकालते हैं, 2π, पाई का मान 22/7 और r यानी कि ये देखिए त्रिज्या थी 77/2, 7 से 11 बार में देखिए ये आएगा, है ना, 11 से 77 और 2 से 2 कट जाएगा तो 22 गुणे 11। ठीक है, 22 और गुणे 11 करेंगे तो ये 22 ऐसे आ जाएगा, 2 4 2 242। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 242, और ये क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि है तो परिधि मतलब है तो ये बाउंड्री, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, क्योंकि सब मेजरमेंट अभी तक सेंटीमीटर में था इसलिए ये, यानी एक चक्कर में पहिया 242 सेंटीमीटर चल सकता है। अब आगे जो कहा गया था कि इतने किलोमीटर में फिर कितना चलेगा, आप बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई दूरी है 50 किलोमीटर और वो दूरी एक चक्कर में आप 10 किलोमीटर चल लेते हैं तो कितने चक्कर लगे? एक चक्कर में 10 चल लेते हैं, टोटल 50 है, इसको भाग कर दें अगर, तुरंत हम बताएंगे कि 5 चक्कर में ये पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुल दूरी को एक चक्कर से भाग कर दें
तो आ जाएगा कि कुल दूरी को एक चक्कर में कितना दूरी तय है भाग कर दे तो पता चल जाएगा कुल कितने चक्कर लगे होंगे। तो लेकिन बस बात यह है, खास बात कि ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में कुल दूरी भी होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि जो आपको कुल दूरी दिया था वो क्या दिया था, 0.242 किलोमीटर। इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 0.242 किलोमीटर को 1000 से गुणा करोगे तो मीटर बन जाएगा। तो मीटर को फिर से 100 से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। ये आपका अब ये फाइनली सेंटीमीटर बना। तो देखिए जब 1000 से गुणा होगा ये, ठीक है, तो ये केवल 242 आएगा, 0.3 अंक उधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर 100 से और गुणा होगा तो 2 जीरो लग जाएगा। ये इस समय आपकी कुल दूरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगी। जो दिया था किलोमीटर में उसको हमने सेंटीमीटर में बना लिया। क्यों बनाया आपको मालूम ही है, ये भी सेंटीमीटर और ये एक चक्कर में 242। तो अब आपको बताना है कि कितने चक्कर लगेंगे। तो आप लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या यानी पहिए द्वारा चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी और बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में दूरी कुल है 24200 है ना, और ये एक चक्कर की 242, 242 से 242 कटा एक बार में 100 चक्कर लगेंगे। यानी अब इस पहिए द्वारा 100 चक्कर लगाए जाएंगे। इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी कर लेते हैं। अब 2 प्रश्न हम कोशिश करके अवर्गीकृत आकरणों की मध्यिका और बहुलक से भी कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके छूट गए हैं बीच में, तो इनको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है एक सारणी जिसमें माध्यिका बतानी है और 40 छात्रों के बारे में जानकारी दी कि उनके आयु और छात्रों की संख्या बताएगी। तो आप क्या करते हैं, जब भी माध्यिका आपको ऐसे बताना होता है आप करते क्या है, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं अपनी तरफ से और उस टेबल में 3 कॉलम करते हैं। इन्होंने 2 दिया है, आपको 3 करना है, ठीक है। तो आप 3 करेंगे जिसमें आप यहाँ पर आयु लिखा है पहले में, दोबारा में छात्रों की संख्या लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनकी संचयी बारंबारता। माध्यिका में क्या लिखा जाएगा, संचयी बारंबारता, ये लिखा जाएगा इसमें। इतना काम आपका करना है। तो देखिए आयु आप इसमें दिया गया 10, 12, 14, 16 और 18, ठीक है। छात्रों की संख्या बताई गई 4, 8, 12 और 6 और 10, ठीक है। ये आपको दिया गया। संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं, 4 ऐसे ही लिखेंगे, पहली बारंबारता को ऐसे लिखेंगे, बारंबारता वाले कॉलम में 4 को ऐसे नोट करेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 लिख लिया। 12 में अब ये 12 आ चुका, 12 में 12 जोड़ेंगे 24 होगा, इस 24 में 6 जोड़ेंगे 30 होगा, इस 30 में 10 जोड़ेंगे 40 होगा। मतलब पहली संख्या ऐसे लिख के और नीचे जोड़ते चले जाएंगे और इधर लिखते चले जाएंगे। 4 को यहाँ लिख लिया, 4 में 8 जोड़ा 12, यहाँ लिख लिया, 12 हो चुका है। 12 में अब नीचे वाला ये संख्या 12 जोड़ेंगे 24, ये लिख लिया। अब इस 24 हो चुका है, इसमें 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 हो चुका है, 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। ऐसे आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो अब आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 40 पहले ही बता दिया गया था, 40 छात्र हैं तो उसको n बराबर 40 लिखेंगे। वो देखिए इसको जोड़ने से 40 मिल जाएगा। ये छात्रों की संख्या यहाँ दी है, बताया भी 40 है, ना बताया होता तो इसी बारंबारता को जोड़ते तो n मिल जाता। तो 8 4 12 12 24 6 30 10 40, देखिए 40 हो भी रहा है। तो क्योंकि ये जो n है, n आपका कैसा है, n बराबर 40 है और ये एक सम संख्या है। जब सम आंकड़े होते हैं तो माध्यिका का सूत्र आप कैसे लगाते हैं, आप सभी जानते हैं। सम संख्या का माध्यिका का सूत्र होता है n/2 वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ऐसे लिखा जाता है, और टोटल बटे 2, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखिए n/2 मतलब n का मान 40 है तो 40/2 रख देंगे भाई, n का मान 40 है, 40/2वां पद, बाकी सब ऐसे लिखते चलेंगे। 40/2 लिख के साइड में +1 है, फार्मूले में ध्यान रखिए इसमें, वहाँ पद और टोटल बटे 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब आपका जो माध्यिका आया वो यहाँ काटेंगे 2 से 40 तो 20 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 20 और 20 + 1 21 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 20वां पद और प्लस 21वां पद और टोटल बटे 2। ये भाई 20वां हो गया प्लस 21वां बटे 2। 20वां पद 21वां पद जब ये आ जाए अंतिम पद पे तो आप ध्यान देंगे कि ये पद कहाँ से ढूंढें, तो सारणी में जाना पड़ेगा इन पदों को ढूंढने के लिए। ध्यान दीजिए 20वां पद कहाँ मिलेगा इसको और 21वां कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढना है, इसके लिए आपको संचयी बारंबारता पे जाना है। संचयी बारंबारता में 4 है, 4 तो 20 और 21 इसमें आएगा नहीं,
12 में भी नहीं आएगा, 20 21 छोटा हो जाएगा 12, 24 में 20 भी आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा। देखिए 24 ये जो है आपके सामने, इसमें 20वां पद और 21वां पद दोनों मिल जाएंगे। तो इसी के ठीक सामने आप चलेंगे और पद जो होगा यहाँ पर देखिए इस जगह पर पहले कॉलम में इसको उठाएंगे तो 20वें पद की जगह ये रखेंगे 14 जो आया है, और 21वां भी क्योंकि 24 के अंतर्गत ही आएगा तो वो भी 21वां पद भी इसी में मिलेगा, 14 ही हो जाएगा। तो इसको रखेंगे बटे 2। अब ये आपका देख रहा है 28 हो गया, 28 बटे 2 आएगा 14 ही, यही उत्तर हो गया, यानी मध्यिका 14 आ गई। इस प्रश्न का मध्यिका 14 हो गया। तो आई होप आप मध्यिका निकालना अच्छे से सीख गए, समझ गए कि कैसे ये मध्यिका निकाला जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया, कैसे लगाया जाता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ये प्रश्न बहुलक बहुत आसान होता है। बहुलक के लिए तो केवल अगर पूछा जाए तो देखिए कि कौन सा प्राप्तांक या कौन सा पद सबसे ज्यादा बार आया है। तो नीचे ये बारंबारता लिखी होती है, ये जो लिखी है, और ऊपर पद लिखे होते हैं जो ऊपर लिखे हैं। तो आप देखिए कि 43 कितनी बार आया, 16 बार। 31 प्राप्तांक मिला है 8 लोगों को 8 बार। ये 22 प्राप्तांक 4 बार आया, 49 प्राप्तांक 2 बार आया, 45 10 बार आया। कौन सा प्राप्तांक सबसे ज्यादा बार आया? तो देखेंगे 43 सबसे ज्यादा आया है, तो बहुलक ही 43 हो जाएगा। जो प्राप्तांक सबसे ज्यादा आया वही बहुलक हो जाएगा। आप बोलेंगे क्योंकि 43 सर्वाधिक बार आया है, जो कि 16 बार है, तो 43 सर्वाधिक बार आया है, इसलिए 43 ही बहुलक होगा। बस उत्तर हो गया। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए। देखिए इसमें बोला गया एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मैं इसमें मान लूंगा कि भाई आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई के बारे में पता है लेकिन चौड़ाई के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना आयत की चौड़ाई बराबर x, तो उसकी लंबाई अपने आप क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी मतलब 2x, क्योंकि बोला गया था लंबाई 2 गुनी है। अब कहा गया है परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप, ये आयत था इसलिए आपको दिया गया इस आयत का परिमाप, वो दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब जो आपको दिया गया इसी से आपको क्षेत्रफल बताना। देखिए अब जो कुछ भी दिया गया है तो उसी की सहायता लेंगे, क्योंकि हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको आप लंबाई को L और चौड़ाई को B से लिखते हैं, आप जानते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, या हम सीधे सीधे कोई बात नहीं ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई आपका है x और यहाँ चौड़ाई है चौड़ाई x और लंबाई 2x। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ में ही है 2x और प्लस x। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ये परिमाप आपका दिया 50, तो यहाँ 50 रखेंगे। और ये चीज़ आप देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 50 है, तो ये 2 जो है इधर बटे में आ जाएगा, 50 के नीचे बटे में आ जाएगा, और इधर 2x और 3x हो जाएगा। ये देखिए कट करके हो गया 25, तो 25 बराबर 3x, तो x बराबर 25 बटे 3। x का मान आया 25 बटे 3। ठीक है, x का मान आ चुका है 25 बटे 3। तो ये आपका यहाँ से 25 बटे 3 निकल के आया x। तो अब क्या होगा, ये 25 बटे 3 और ये वाला आपको जो लंबाई है वो 2 गुणे 25 बटे 3, इसका मतलब ये 50 बटे 3 हो गया। ये 50 बटे 3 और ये 25 बटे 3, इस तरीके से आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, अब ये निकल के आ गया, तो अब हम देखेंगे कि इसमें अब इसको हम चेक करेंगे, इसमें क्या होगा, 25 बटे 3 और 50 बटे 3 आ गया। आपको क्षेत्रफल बताना था, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आप 25 बटे 3 और ये 50 बटे 3, इसको बस सॉल्व कर लेंगे। 25 और गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 0 और बटे 3 3 9, यही लिख दीजिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप क्या करें, इसको भाग करके दशमलव में मान लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो गया। लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के 2 गुना थे, इसलिए 2 गुना x और 2x लिख लिया गया। परिमाप 50 था, परिमाप बराबर होता 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का। इसमें मान रखा, ये 3x हो गया, 2 इधर आके 25 हो गया, तो 25 बटे 3 निकला x का मान। x 25 बटे 3 है, तो 2x में 25 बटे 3 रखेंगे, 50 बटे 3 हो जाएगा। दोनों लंबाई चौड़ाई आ चुकी है, क्षेत्रफल में मान रख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये भी प्रश्न आप कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि यदि वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, वर्ग का विकर्ण दिया गया 5√2 और कहा गया है इसका क्षेत्रफल और परिमाप बताइए।
वर्ग का विकर्ण का सूत्र, वर्ग का विकर्ण दिया तो आप वर्ग का विकर्ण का सूत्र ही लगा दीजिए, जो कि होता है भुजा गुणे √2। अब क्योंकि वर्ग का विकर्ण दिया है तो इधर रखेंगे 5√2, ये दिया था इधर रख दिया, और बराबर यहाँ भुजा गुणे √2। अब ये √2 इधर आएगा, 5√2 के नीचे क्या हो जाएगा, बटे में √2 से √2 कट जाएगा, तो भुजा बराबर सिर्फ 5। तो आप देख रहे हैं भुजा आ गया 5 सेंटीमीटर। क्योंकि भुजा आ चुकी है तो अब वर्ग था, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। और क्योंकि वर्ग का ही आपको परिमाप भी बताना है, वर्ग का परिमाप भी बताना था, तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा करेंगे, 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे भुजा कितना है 5 है ना, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर परिमाप भी हो गया। ये इस प्रकार से ये प्रश्न आपका लग गया। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे आराम से, इस तरीके से ये वर्ग के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं विकर्ण पर आधारित, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज का आधार इतना है, समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है, किसका, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का आधार, तो समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहा गया इसकी ऊंचाई भी दे दी गई, कितनी, 6 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज की संरचना ऐसे होती, इस प्रकार से आयत का टेढ़ा स्वरूप होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई इस तरीके से है ना। ये आधार, अगर आधार हम इसको कहें, समांतर चतुर्भुज का जो लंबाई चौड़ाई ना कह के आधार कहें, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई होगा इस पॉइंट से लंब रेखा जो आएगी 90 डिग्री, चाहे यहाँ या इधर, ये बाहर इधर लंब रेखा, हमेशा लंब रेखा ही समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मानी जाती है। इसलिए हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो अब आपका आधार भी था 11, ऊंचाई भी था 6। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा 11 छक्का 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी ऊंचाई को नाम वो दे सकता है क्षेत्रफल स्क्वायर, ऊंचाई को हो सकता है लंब रेखा या शीर्ष भी कह दे, इस तरीके से शीर्ष से लंब रेखा, तो इस तरीके से पॉइंट बोल सकता है। तो या इनके समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, बीच की दूरी, ऐसा भी नाम बोल सकता है। तो ऐसी स्थितियों में उसी को ध्यान रखिएगा, ऊंचाई को 2-3 नामों से वो बोल सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, गुणा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज कैसे बनता, वर्ग को ही ऐसे टेढ़ा करके। अभी जो समांतर चतुर्भुज था वो आयत से बनता है ऐसे टेढ़ा करके, इसमें लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और जो समचतुर्भुज है इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे वर्ग की बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखें, बस वर्ग सीधा होता है 90 डिग्री पर सभी एक कोण होते हैं, ये टेढ़ा बना होता है थोड़ा सा, और सब ये आपका समचतुर्भुज है। आपसे कहा गया इसका जो एक विकर्ण दिया गया ये वाला, कितना, एक विकर्ण इसका 14 सेंटीमीटर, और एक और विकर्ण दिया है ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो दोनों विकर्ण दिए, विकर्ण पहला, तो विकर्णों को हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, तो हम D1 D2 लिख लेते हैं, यानी D1 14 दिया है और D2 आपको 10 दिया है। आसान रहेगा बहुत, अगर आप D1 D2 लिखेंगे तो सूत्र याद करने में आसान है। D का मतलब होता है डायगोनल इंग्लिश में, और डायगोनल को ही कहते हैं विकर्ण, इसलिए हम D से प्रदर्शित कर ले रहे हैं इनके विकर्णों को। तो अब आप आराम से देख सकते, दोनों विकर्ण दिए थे, क्षेत्रफल बताना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल गुणे 1/2। पहला विकर्ण 14, दूसरा 10, दोनों का मान रख दिया, 2 सते 14, आप देख रहे हैं 7 गुणे 10 मतलब 7 दहम 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ये आपका लग गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से समचतुर्भुज का क्षेत्र, समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या है, चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, विकर्ण भी बराबर बराबर काटते हैं,
मतलब ये 14 था अगर, तो ये 7 और 7 में बटेगा, ये 10 था तो 5 और 5 में बढ़ जाएगा, ठीक है, बीच वाले पॉइंट से जहाँ कट कर रहे हैं। और जहाँ कट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, वहाँ 90 डिग्री, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने कोण पर काटते हैं, तो 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज का, और बाकी वृत्त के मैंने स्पेशली चैप्टर बना रखे हैं, स्पेशली आपको पढ़ा रखा है, उसको वहाँ से देख लीजिए, बहुत लंबी क्लास हो रही है। तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अंत तक, पहले चैप्टर से लास्ट तक मैंने आपको करा दिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि भाई ये आपका चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रश्न आपके सामने है। देखिए इसमें बोला गया ये वृत्त, ये जो एक वृत्त बना ABCD, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। देखिए AB, यहाँ से A लिखा, यहाँ B, और इस तरीके से यहाँ पर आपका C लिखा गया है, यहाँ से आपका ऊपर कहीं यहाँ D लिखा है, और इसको भी यहाँ मिला दिया गया। ये कोण X बोला गया, ये 2X, दोनों डबल हैं। तो हमें मालूम है कि ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त की परिधि पर हो, बाउंड्री पर हो। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि इनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। जैसे इसमें कोण A और कोण C सम्मुख है, तो इसका योगफल 180 होगा। A और C विपरीत है, और एक कोण B और कोण D भी विपरीत है, देखिए इनका भी योगफल 180 होगा। इसकी सहायता से लगाते हैं प्रश्न। तो A और C में देखिए A 2x और C आपका x बराबर 180 डिग्री, तो ये हो गया 3x बराबर 180, जोड़ करके x बराबर निकालेंगे 180/3, 3 × 18, 60 डिग्री, मतलब x का मान अगर 60 है तो आपका 2x कितना होगा, 2 × 60 यानी कि 120 डिग्री आपका आंसर होगा। तो ये वाला देखिए कोण 2x वाला कोण A आपका आ गया कितना, 120, और कोण C जो था ये x ही था, ये तो 60 ही हो गया। तो ये दोनों कोण आपको पता चल गए। इस प्रकार से आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, देख लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ढंग से। एक प्रश्न ये भी याद रखिए कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है व्यास द्वारा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं, π/2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 180/2 90 ही होगा, और समकोण तो कह ही सकते हैं 90 डिग्री को। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछे जाती हैं। और बाकी के लिए वृत्त का आप चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि वृत्त को डिटेल में आप चैप्टर में ही सीख पाएंगे बहुत अच्छे से, उसको भी देख लीजिए। पहले चैप्टर से लास्ट तक सारी चीज़ें लगभग एक ही वीडियो में करा दी गई हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रकार से हेल्पफुल होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, ताकि प्रश्नों का रूप बदला हुआ मिले, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं, सारे फॉर्मूले आते हैं, आपको करने के तरीके आपने सीखे, पूरा रिवीजन किया, तो वो सब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है, तो आप सबके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आप सब खूब शेयर करें और अपना अपना सहयोग प्रदान करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।